आइए हमारा आज का ये जो सेशन है कैंसर अवेयरनेस का, हम इसे शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारी परंपरा है कि कोई भी प्रोग्राम हम भगवान जी की स्तुति से, प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो आइए सभी लोग अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके बैठे रहें और नवकार मंत्र हम उससे अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। साड़ी पे बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बैकग्राउंड चेंज करा था। हाँ जी, हाँ जी। सभी को जय जिनेंद्र। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्लीज आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेवे। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग ने कस्तूरी फाउंडेशन इनसे रिक्वेस्ट किया, और जो कैंसर अवेयरनेस है जो आजकल बहुत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कैंसर का प्रकोप, और उसके बारे में अवेयरनेस, हम किस तरह से हम जागरूक हो, किस तरह से हमारा बचाव हो और किस तरह से हम कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं, इस बारे में आज हमारे साथ में है कस्तूरी फाउंडेशन, जो कि हमें इस बारे में पूरी जानकारी देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग, जीवो साउथ मुंबई, जीवो सेंट्रल चैप्टर, इनका मिला जुला प्रयास है, और कस्तूरी फाउंडेशन की महिलाएं तो हमारे साथ है ही। तो हम सब मिलकर के आज एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी भी है, जिसे जानना भी जरूरी है, और जिससे के बारे में क्या प्रिकॉशन लेना, क्या चीज हम समझना चाहिए हमें, इस सब बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इसके लिए हमने कस्तूरी फाउंडेशन के पास एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि आप लोग हमारे इस संस्था पे आइए, जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग आपको इनवाइट करता है और आप इस सब्जेक्ट पे थोड़ा कुछ हमें बताइए। कुछ अवेयरनेस होती है तो लोग जैसे सोते सोते जाग जाते हैं अगर हम कोई बीच बीच में इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो आज इसी तरह का लोगों को जगाने के लिए एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है, और मुझे खुशी है कि जो कस्तूरी फाउंडेशन से मिसेस भावना संघवी, मिस्टर प्रमोद सालमिया और स्मिता बखाई आए हुए हैं, और आज के हमारे चीफ गेस्ट महेंद्र जी हजारीमल जी जैन, महेंद्र जी हजारीमल जी जैन भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, पूरे कस्तूरी फाउंडेशन का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज कस्तूरी फाउंडेशन हमारे बीच में है, लेकिन आप आपके बारे में थोड़ा सा कस्तूरी फाउंडेशन के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसा तो ये वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये शुरू हुआ था 2009 में, और 30 वर्षों से ऊपर के जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं, या जो लेडीज होती हैं, या जो सामान्य पब्लिक भी होती है, उनको कैंसर अवेयरनेस के लिए आप लोग कैंप लगाते रहते हैं समय समय पर। और कैंसर से ग्रसित लोग जो है, जो इससे इफेक्टेड लोग हैं, उनकी आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। और एंटी तंबाकू, एंटी गुटखा कैंपेन, जो कि स्कूल कॉलेजों में बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है आजकल, सिगरेट वगैरह के भी फॉर्म में बहुत लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो समझते नहीं है इसकी कितनी बुराइयां हैं। तो वो भी आप कैंपेन लगाते हैं,
और विश करो करके जो कैंसर पेशेंट छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी अगर कोई विशेष होती है तो वो भी आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। और 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती है उनके लिए आप मेमोग्राफी का कैंप लगाते हैं, उसमें जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में आप सिस्टमेटिक प्लान करते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस करते हैं। और जो कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं जैसे कि आज भी एक हो रहा है, इस तरह के सेमिनार रखना, इस तरह का प्रेजेंटेशन करना, ये आपके मैं समझती हूँ कि डेली रूटीन में अब शामिल हो गया है। और जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, देखिए पेशेंट को तो तकलीफ होती ही होती है, लेकिन जो पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट होते हैं उनका भी काउंसलिंग करना, उनको जो परेशानी होती है, उनको जो डिप्रेशन रहता है, उनको जो तनाव रहता है, उसके बारे में भी जो काउंसलिंग होती है वो भी हमारा ये एनजीओ कस्तूरी फाउंडेशन बखूबी करता है। तो जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं कस्तूरी फाउंडेशन से, मैं उनका परिचय आपको बाद में जरूर से कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए एक बार जोरदार तालियों से हमारे चीफ गेस्ट श्री महेंद्र जी जैन, उनका हम स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे साथ आए हैं, हमारे बीच हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और महेंद्र जी के परिचय में मैं एक छोटा सा उनका परिचय भी देना चाहूंगी कि जो महेंद्र जी जैन आजकल तो एमएनएस में छाए हुए हैं, आप वहां के महामंत्री प्रवक्ता पद में नियुक्त हुए हैं। और खास काम महेंद्र जी का है वो मैं बताना चाहूंगी। वैसे तो आप वाइस चेयरपर्सन जीटो के और मुंबई जोन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन आप जो मुख्य काम करते हैं वो JSM नामक मेडिकल ट्रस्ट चलाते हैं। और उस बारे में मैं बताऊं कि लगभग 2000 से ज्यादा आपने कैंसर के पेशेंट पर्सनली अटेंड किए हैं। उनकी सर्जरी के वक्त आप उनके सामने उपस्थित रहते हैं, आप सर्जरी के पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझते हैं। और करीब करीब 200 से ज्यादा जो ये कोरोना के टाइम में जो पेशेंट थे कैंसर के, उनको आपने घर घर जा करके उनको जो प्रोटोकॉल उनका जब आया तब आपने उनकी मदद की। और आपका सैंडहर्स्ट में जो एक ऑफिस है वहां पर ऑनरेरी कैंसर के कई सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो अपनी सेवाएं देने आते हैं, फ्री में देते हैं, आप कंसल्टेशन फ्री में करते हैं। और जो सारी सर्विसेज होती है, मैं तो कई बार 5-6 लोगों के साथ मेरा ऐसा काम पड़ा है कि जिनको कैंसर से वो अफेक्ट हो गए थे और उन्होंने मेरे से सहायता मांगी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ महेंद्र भाई का मोबाइल नंबर निकाला। हेमा जी इनकी वाइफ है, वो भी पूरी तरह से इनके साथ जुड़ी हुई है इस सेवा कार्य में। मैंने दोनों का मोबाइल नंबर निकाला अपने फोन से और सीधा उनको दिया। मैं बोली ये हर बीमारी का सॉल्यूशन इन 2 जन के पास है, और जो आपकी कैंसर की जितनी भी क्यूरीज है, जितनी भी तकलीफ है, आप यहाँ पहुंच जाइए तो आप समझ जाइए कि आप 70% तो आपको इलाज वहीं से मिलना चालू हो जाएगा। तो वाकई में वैसा हुआ और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महेंद्र भाई। मैं आपकी जितनी अनुमोदना करूं पूरे समाज की तरफ से, और कैंसर नाम लेते ही सबके जबान पे एक ही नाम आता है कि महेंद्र भाई से मिलिए आप। इसका सोल्यूशन महेंद्र भाई के और हेमा बेन के पास है। तो मैं दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और महेंद्र भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा आप हमारे संस्था के लिए और कैंसर के बारे में हमसे बताएं और अवेयरनेस के बारे में जागरूक करें लोगों को। धन्यवाद ममता जी। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं? यस, थैंक यू। सो जीतो बाइकला विंग, जीतो लेडीज विंग और जीतो बहुत कुछ कार्य करते हैं। हाँ। लेकिन स्पेशली ये मानव सेवा के अंदर हमारे जो चैप्टर्स काम करते हैं वो विशेष अनुमोदना लायक है, क्योंकि उसमें हमारा जीतो का जो मेन मोटो होता है वो बिजनेस का होता है। उसके अलावा फिर भी लेडीज विंग या जो भी चैप्टर मानव सेवा के अंदर जो कार्यरत है, और ऐसे हमारे श्रमण आरोग्य तो महाराज साहब गुरु भगवंतों के लिए पूरी तरह से कार्यरत है। कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उसका पूर्ण तरफ से वहाँ इलाज किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। हाँ। थोड़ा सा मैं कैंसर के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप हमारे पैनल पे भावना जी है, प्रमोद जी है, डॉक्टर साहब आएंगे, नितिन जी, स्मिता जी, वो तो आपको सब अवेयरनेस और इलाज के बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा उससे हटके कैंसर प्रिवेंशन के बारे में कुछ जैनिज्म बेस पे आपको बताना चाहूंगा, जो मैं प्रैक्टिकली
वो मेरे ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि जब हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान, जिस तरीके का टाइमिंग पे हम खाते हैं, जिस तरीके का हमारा जो बदलाव आया है पहले आज से 50-60 सालों में, दैट लीड्स टू रियली स्पाइक इन कैंसर। काफी बदलाव आने से हमारी लाइफस्टाइल में ये कैंसर की बढ़ोतरी हुई है और दिन ब दिन हम उसको नहीं समझ के हम सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट पे जा रहे हैं, बट उसका जो बेसिक जहां अटका हुआ है वो हम कर नहीं पा रहे। तो मेरा सिंपल सा एक खाली एनालिसिस है, आपको 2 मिनट के लिए रखूंगा मैं डाइट के बारे में, कि हम जितना भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या फैट्स खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से जितना भी शुगर या ग्लूकोज बनता है उसके बाद में इंसुलिन रिलीज होता है, पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। और हम जितनी बार खाते हैं, 1 घंटे के गैप के बाद में जितनी बार खाते हैं उतनी बार इंसुलिन सिक्रेशन होता है। तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन होना, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनना, ये प्रोसेस दिन के 12-15 घंटे तक चलता रहता है, क्योंकि हम अभी रात को 12-1 बजे तक खाने लगे, सुबह 7-8-9 जैसे आंख खुली खाना चालू हो जाता है। तो दिस लीड्स टू हाइपर इंसुलिनेमिया, हाइपर ग्लूकोज बनना चालू हो जाता है। उससे ग्लूकोज लेवल आपका थ्रू आउट डे चलता रहता है, इंसुलिन थ्रू आउट डे रिलीज होता रहता है, टाइप 2 डायबिटीज, और कहीं जाके हम इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाते हैं, हमारे सेल्स में इंसुलिन एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट लेवल से बीमारियों का आना चालू हो जाता है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से हमारे सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, ग्लूकोज का पैटर्न जो सेल्स है, डीएनए, वो डैमेज होने लगता है। ग्लूकोज नहीं मिलने से सेल्स का पूरा पैटर्न डैमेज होता है, सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होते हैं, बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। सो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को और हमारी लाइफस्टाइल को अगर हम प्रॉपर करें तो लगभग हम काफी टाइप के कैंसर्स को स्टॉप कर सकते हैं। अभी इसे कैसा करना है, इसको करने के लिए आपको कोई बड़ा टेक्नोलॉजी या हाईटेक मेडिसिन या कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जेनिज्म फॉलो करना है। जैसे हमें कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद आपको नहीं खाना है और सूर्योदय के पहले आपको नहीं खाना है। सो अराउंड ये आपका 12 से 13 घंटे की फास्टिंग या 14 घंटे की जो फास्टिंग है, ये आप अगर कर देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, और ग्लूकोज कम होने से बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ग्लाइकोजन एक अलग टाइप का पैंक्रिया, जब शुगर लेवल होती है बॉडी में, जब ग्लूकोज कम होता है तो ग्लाइकोजन रिलीज करता है पैंक्रिया, और ग्लाइकोजन रिलीज होने से वो लीवर के अंदर जो फैट्स है उसको मेटाबोलाइज करके वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो फैटी लिवर है वो फैटी लिवर आपका करेक्ट होने लगता है। सो बॉडी के अंदर काफी से जो करेक्शन होने लगते हैं, बिकॉज के कीटोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 12 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे का खाना, अगर ये भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप काफी हद तक और अच्छी तरह से बच सकते हैं। और इसके आगे जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको थायराइड है, जिनको डायबिटीज है अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन, या जिनको लाइफस्टाइल डिसीज है, वो अगर एक केला करे, मतलब 72 घंटा 3 दिन का अगर उपवास करते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोफेज में जाती है, जहां सेल्स डिफेक्टिव सेल्स को खुद खाता है, जहां बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बॉडी के अंदर का पूरा मैकेनिज्म, सेल्यूलर सिस्टम जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो उससे भी कैंसर होने की शक्यता नील हो जाती है। तो मेरा इतना ही शॉर्ट में कहना है कि जो चीज हमें फ्री में अवेलेबल है, 24 और 3 दिन का उपवास महीने में एक बार, या 5 दिन का उपवास जो वेगन उपवास बोलते हैं, वेगन उपवास, जिसमें आप एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, ऐसा आप करने से कैंसर को काफी हद तक रोक सकते हैं। और मैं भी पैनल आगे आपको समझाएंगे ही, और क्वेश्चन आंसर में हम ज्यादा बात करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैनिज्म को फॉलो करके आप काफी हद तक कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू ममता जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैनिज्म वाकई में हर बीमारी की अगर कोई दवा है तो वो जैनिज्म फॉलो करिए। आप अगर उसके सिद्धांतों से चलते हैं तो वाकई हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन दिनों दिन ये थोड़ा लोगों में जो नए बच्चे हैं, जैनिज्म फॉलो कर सो तो कैंसर अटकी जैसा। हाँ जी, मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि वर्ल्ड के बड़े साइंटिस्ट जो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जा रहे हैं, हाँ जो वाटर फास्टिंग पे जा रहे हैं, जो टाइम बाउंडिंग फास्टिंग पे जा रहे हैं, वो सभी कुछ रिलेटेड टू जैनिज्म है। और इस फास्टिंग के अलावा जो 12 घंटे में आप खाते हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट करिए आप, चंद्रा जी। हेलो, या हाँ आप जो 12 घंटे में जो खाएंगे वो भी आपको क्वालिटी खाना है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स खाना है, आपको अच्छा क्वालिटी का फाइबर खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी क्वालिटी का खाना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप अलसी का तेल यूज कीजिए, कोकोनट तेल यूज कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट यूज कीजिए, आप यू विल बी मोर सेफ। जैनिज्म विथ
good diet, Good diet. there will be no cancer. Like, करेक्ट thank you. बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत संक्षेप में समझाई। अब जरूरत है कि हम लोग फॉलो करें। और एक हमारी जो जीटो की परंपरा ऐसी भी है कि जो हमारे समाज के टैलेंटेड लोग होते हैं और जो आगे नहीं आ पाते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को हम अपने सामने लाए। और आज हमारे बीच में एक ऐसा ही बच्चा विक्की किरण भाई जैन जो है, वो आज हमारे बीच है। आंखों से जरूर बच्चा नहीं देख सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि सुर का इतना पक्का है और बचपन से ये सिंगिंग के फील्ड में एक्टिव है और बहुत सी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। 5 साल तक कंटिन्यूअस इन्होंने कीबोर्ड की एग्जाम दी है, कई सारे ये कंपटीशन में पार्ट लिए हैं, जीते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स देते हैं। तो मैंने विक्की से रिक्वेस्ट किया कि विक्की, आज के दिन हमारे जो कैंसर के बारे में सुनने वाले आए हैं, तो कोई ऐसा सुंदर सा गाना आप हमारे बीच में सब लोगों को सुनाइए। तो आइए देखते हैं कि जो बच्चे कितने टैलेंटेड हमारे समाज में खुद हैं और हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसा ही एक बच्चा आज हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं विक्की से अनुरोध करूंगी कि एक गीत सुनाए हमें। Thank you so much for giving me a good opportunity to perform with you and to show my talent. So I'm going to sing today Jaane Walo Zara from the movie Dosti. जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। विक्की म्यूट हो गया। जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण।
फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम। देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। आपने बहुत ही सुंदर गाया। अगर सभी लोगों को इनका गाना अच्छा लगा हो तो प्लीज हैंड रेज करके बताइए कि इन्होंने बहुत अच्छा गाया। विक्की आपने बहुत प्यारा गाया। और मैं एक बात और बता दूं कि विक्की बहुत सामान्य परिस्थिति से हैं, घर पे सिलाई का काम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम ही दर्जी रख लिया है। और आजकल क्योंकि विक्की किसी भी तरह की सहायता एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो चाहते बहुत खुददार किस्म के हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्लासेस लेना चालू करिए, हम लोगों को आप सिखाइए। तो विक्की ऑनलाइन की क्लासेस आजकल शुरू किए हैं, तो जिन किसी को भी सीखना हो तो वो विक्की से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका नंबर चैट में डाल देंगे। धन्यवाद विक्की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा कस्तूरी फाउंडेशन। देखिए हमारे बीच में हमारे जो जीटो के प्रेसिडेंट राकेश जी संघवी आए हुए हैं, संगीता जी गन्ना घाटकोपर से आई हुई हैं, कोकिला जी जवेरी आई हुए हैं, ये सब अपेक्स से भी आज उपस्थित है। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख करके। और रेखा आप बताइए और कौन कौन ये संगीता जी गन्ना, बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। थैंक यू ममता जी। आपके आने से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कोकिला जी जवेरी किधर दिख रही नहीं आप? इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे जैसे आएंगे हम उनका नाम बोलेंगे, लेकिन आइए हम अपने मेन जो प्रोग्राम है हमारा उस ओर बढ़ते हैं। कस्तूरी फाउंडेशन का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो लोग आज हमारे साथ कस्तूरी फाउंडेशन, ये है कोकिला जी जवेरी, बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरी, हाँ जी कोकिला जी, कस्तूरी फाउंडेशन से मिलिए आप, मैं आपको मिलवा रही हूँ। प्रमोद जी डालमिया जो एनजीओ के फाउंडर ट्रस्टी हैं और लॉयन ताराचंद्र बप्पा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक्टिव एंड इलेक्टेड ट्रस्टी हैं। लॉयंस क्लब के कई पदों को संभालते हुए आपने बहुत सारे सेवा का कार्य किया है और पूरे जगह आप इतना प्रसिद्ध है इस सब्जेक्ट को लेकर, कैंसर के लिए। और आप कहते हैं कि क्योंकि हम इतने अवेयरनेस नहीं है हम लोगों में और हम समय पे अपनी जांच नहीं करवाते हैं, तो कैंसर का बढ़ने का मुख्य कारण यही है। और इन्होंने एक जीत ली है, एक ठान ली है कि मैं इस दुनिया से, बल्कि बॉम्बे से तो नहीं बोलना चाहिए, पूरी दुनिया से कैंसर को खत्म कर दूंगा। और एक दिन सब लोग कैंसर को सिर्फ एक जोडियक साइन के नाम से जानेंगे।
तो ये देखिए कितनी बड़ी इनकी सोच है और कितना अच्छा ये सोच रहे हैं। तो मैं प्रमोद जी डालमिया आपका बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। और हमारे साथ है डॉक्टर नितिन शाह, जो कि कस्तूरी फाउंडेशन से आए हैं। हिंदुजा एवं वाडिया हॉस्पिटल के आप पेडियाट्रिक और ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। हाय नितिन। नमस्कार, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। और कई सारे महत्वपूर्ण पदों पे रहते हुए आपके कई आर्टिकल, कई बुक्स के आप एडिटर भी हैं और लिखते भी हैं, कई पत्रिकाओं में आप छपते भी हैं। तो अपने सब्जेक्ट के आप बहुत माहिर और कुशल, जो बोलना चाहिए कि कमांड है आपकी। तो ऐसे नितिन भाई, डॉक्टर नितिन जी शाह, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जीतो भाईखला लेडीज विंग में। और हमारे जो अगली यहाँ से कस्तूरी फाउंडेशन से जो डिग्निटरी बोलना चाहिए आई हैं, वो है स्मिता बखाई जी, जो एनजीओस की मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं। ये मैं इनके बारे में बताऊं कि कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम की ये टीम हेड है और कैंसर प्रोजेक्ट के कई जगहों पे आप एज अ स्पीकर जाती हैं, प्रेजेंटेशन देने जाती हैं। और वैसे बाय प्रोफेशन आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं और जीवो सेंट्रल चैप्टर की एडवाइजरी कमेटी में भी हैं। तो मल्टी टैलेंटेड मैंने इसीलिए बोला कि एक तरफ समाज सेवा भी करती हैं और एक तरफ मानव सेवा भी करती हैं। तो ऐसी मल्टी टैलेंटेड स्मिता बखाई, हम आपका बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। इसके बाद जो क्रम में आती है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, भावना जी संघवी, जो कि कस्तूरी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है और इस साल की मेरे ख्याल से 2020 और 21 के लिए आप प्रेसिडेंट हैं। और 2 साल के लिए। फाउंडेशन, हाँ जी, वैसे देखा जाए तो ये अफ्रीका में जन्मी है, वहां पर इनकी पैदाइशी हुई है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि देश प्रेम जो होता है वो अपने देश की तरफ खींच कर ले आता है। तो ये वापस भारत की तरफ लौट के आ गई और यहाँ पर अभी सेटल हैं। काफी सेवाभावी और दानवीर परिवार से इनका ताल्लुक है और बहुत सेवा का कार्य ये करती हैं। एज अ ट्रस्टी, एज अ प्रेसिडेंट बनकर भी आप कभी भी शांति से नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ सेवा की भावना से आपके जीवन में हलचल चालू रहती है। और बहुत से सेवा का कार्य आपने किए। इनकी लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी आई थी, लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा थी और मैं जानती थी कि जो लोग काम करते हैं वो लोग सुनने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे सब आज हमारे बीच हैं। और एक इनके बारे में बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत बढ़िया आर्टिस्ट तो है ही है और इनका जो शौक है वो ट्रेवलिंग का है। तो सोचिए कि अफ्रीका से जो बंबई तक का इनका सफर है वो इनके शौक की वजह से इनको ले आया, देश प्रेम की वजह से इनको यहाँ पर ले आया। और आज हमारे सामने ये कस्तूरी फाउंडेशन के सब रिप्रेजेंटेटिव बन करके हमारे सामने आए हैं। हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ममता जी का, जीतो भाईखला चैप्टर कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और जीवो भी है, जीवो सेंट्रल चैप्टर भी है, जीवो जीवो भाईखला चैप्टर जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और हमारे मेंबर स्मिता बखाई जी ने, जिन्होंने मेहनत करके आपसे कनेक्टिविटी की और हमें ये मौका मिला। जबकि स्मिता जी खुद एक अच्छी स्पीकर है, she could have herself delivered the lecture, but she called me and given me this opportunity. Yeah. So thank you very much. And we are grateful that today we are having Dr. Nitin Shah. And I am sure you all would be eager to listen to him because he's a specialist in the subject. Okay, I am a specialist in giving the awareness, but the subject की जो speciality है, जो उसकी जानकारी है, वो डॉक्टर नितिन शाह के पास है। तो I will just begin the awareness and give you talk about little about awareness, and then we move on to Nitin Shah, and then आपके कुछ question answer नितिन शाह से कर लीजिएगा, because Dr. Nitin Shah has to move on to his hospital and to attend his patients at a given time, and उसके बाद हम फिर वापस awareness specific cancer awareness के subject के ऊपर आ जाएंगे। We will be talking about different type of cancer जो आज की तारीख में लोगों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हम उसको उसके होने वाले कारणों को जानेंगे, लक्षणों को जानेंगे और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। बिकॉज कस्तूरी फाउंडेशन में हमारा एक मोटो है, कैंसर इज क्यूरेबल। नॉट ओनली इट्स क्यूरेबल, बट इट्स कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड इवन मोर इट इज प्रिवेंटेबल। कैन एवरीबडी सी माय स्क्रीन? इज इट विजिबल? थैंक यू। तो मैं कस्तूरी फाउंडेशन के बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ऑलरेडी मेनी थिंग्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट इट,
and we would not like to waste upon the time on this. And there are many activities which Kasturi Foundation does. हमारी प्रेसिडेंट साहिबा उसके ऊपर बात करेंगी. But let us move on to cancer. मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों को कैंसर के बारे में कुछ तो जानकारी होगी, बिकॉज आज की तारीख में अगर हम बात करें, गूगल का जमाना है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो गूगल में टाइप कर देते और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. तो मैं एक विनती करूंगा कि हमें अगर कुछ जानकारी चाहिए तो पहले हमारे कप को खाली करना चाहिए. हमें अगर उस कप में कुछ भरा होगा और उसमें कुछ नया डालेंगे ना तो मिक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा. तो करंटली आई रिक्वेस्ट कि उस जानकारी को आप उस कप में से खाली कर दीजिए, सो दैट आप और हम जो बात करें, आई मे बी एबल टू डिलीवर समथिंग टू यू, एंड व्हेन यू गो बैक होम यू विल कैरी बैक सर्टेन थिंग्स विद यू. सो कैंसर सोचते ही सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है हमारे? कई लोगों से मैंने इसका सवाल किया तो उन्होंने मुझे अलग अलग जवाब दिए. कैंसर मतलब डरावना शब्द है, बहुत बड़ी बीमारी का नाम है. लोग समझते हैं कैंसर मतलब कैंसल, क्या चीज कैंसल हो गई, बोले सारे जिंदगी कैंसल हो गई. तो ये सब हमारे सामने कई अलग तरह के विचार आते गए हैं. और कस्तूरी फाउंडेशन में जब हम लोग इसके बारे में बात करने लगे, कि हम लोगों ने शुरू किया था, तो महिलाओं के ऊपर फोकस करने लगे थे. उस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा. बट मेनली मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर से कोई डरने की बात नहीं है. कैंसर एक शब्द है, और जैसा कि आज का टॉपिक हमने फिक्स किया हुआ है कि वन डे कैंसर विल बी जस्ट अ ज़ोडिएक साइन, और ये जब हम सब मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो ये मेरा वादा है कि ये शब्द सिर्फ एक ज़ोडिएक साइन रह जाएगा. 101% अगर हम उसको सही तरह से समझे और जाने. जैसे महेंद्र जी ने भी काफी बातें बताई, तो लेट्स प्रोसीड अहेड. व्हाट कैंसर इज? कैंसर इज नथिंग बट अ ट्यूमर. ट्यूमर बोले तो एक गठान होती है, शरीर में नॉर्मल तरीके से भी हो जाती है, कहीं में भी शरीर के किसी भी हिस्सों में एक गांठ पैदा हो सकती है. और हर गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसर युक्त हो. लेकिन गांठ क्यों होती है, गांठ ट्यूमर क्यों होती है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल्स. आप सभी जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं तंतुओं का बना हुआ है, बॉडी सेल्स हैं, और उसकी नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है. ग्रोथ के साथ में सेल्स हैं, बॉडी में सिर्फ बनते ही नहीं है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है. वो लाइफ खत्म होती है, वो सेल्स मर जाते हैं, बॉडी से बाहर बॉडी फेंक देती है. It's the biggest computer design which I think God has created. Nobody else can create in this world as of now. And वो जो डिजाइन है गॉड ने बनाई है, इट इज सो परफेक्ट कि उसका सिस्टम परफेक्ट चलता रहता है तो हमारी जिंदगी सही चलती रहती है. अब उस सिस्टम को परफेक्ट चलाने के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस सिस्टम में क्या खराबियां होती है वो हमें पता नहीं होता है. जैसे अभी एबनॉर्मल ग्रोथ, यहाँ पर अगर आप चित्र में देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सेल का डिवीजन होता है. बॉडी की ग्रोथ होने के लिए एक नॉर्मल सेल है, अच्छा हेल्दी सेल है, और उसका डिवीजन होगा, वो 1 से 2 में विभाजित होगा, 2 से 4 में होगा. लेकिन अगर वही विभाजन उसके बिल्कुल विपरीत है, वो नॉर्मल होने के बजाय मल्टीपल होना, 1 से 2 की बजाय 1 से 4 हो रहा है, मल्टीपल, इट कैन बी एनीथिंग, कि जिस जगह पर जितना उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उससे अधिक हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, तो वो आपको ट्यूमर का रूप दे सकता है. उसका एक सीधा साधा उदाहरण मैं हमेशा मेरे हर अवेयरनेस लेक्चर में देता हूं कि आप सभी महिलाएं कभी ना कभी सिलाई का काम किया होगा, आप लोगों ने सिलाई मशीन देखी होगी, सिलाई का होता किस तरह से प्रोसेस वो आपको पता है. जब आपकी सिलाई में सिलाई करते करते अगर आपका कपड़ा सिलाई मशीन में अटक जाता है और उसमें धागा फंस जाता है तो क्या होता है, एक गांठ बन जाती है, करेक्ट. और उस गांठ को अगर आप मशीन रोकते नहीं उस समय तो वो गांठ घातक भी हो जाती है, कपड़ा फट जाता है, सुई टूट जाती है, मशीन डैमेज हो जाती है, कई चीजें हैं. सिमिलरली हमारे शरीर में भी इसी तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ होती है. जब वो नॉर्मल प्रोसेस खराब हो जाता है, टूट जाता है और वो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, तो वहां पे ट्यूमर फॉर्मेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल समझो, आज अगर ये तो हम लोग अपने वर्चुअली घरों में बैठे हैं, जब हम लोग फिजिकल मीटिंग करते हैं तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे घर में या हमारे रूम में जहां पर हम बैठे हैं वहां पे हम गिनती के लोग बैठे हैं. अगर हम और अकोमोडेट करना चाहें तो डबल कैपेसिटी शायद अकोमोडेट करें, 50 की जगह 100 हो जाएंगे. 100 को 200 कर सकते हैं क्या? उस रूम में शायद उतनी जगह नहीं होती है. 400 कर सकते हैं क्या? लेकिन अगर जब इस तरीके से वो आते ही जाएंगे रूम में और उसमें से रूम में से कोई बाहर जाने की जगह नहीं होगी. ट्रेन के डब्बे में क्या होता है, ट्रेन के डब्बे में लोग घुसते हैं और बाहर नहीं निकलेंगे तो एक डब्बा भरते जाएगा, ओवरफ्लडेड होता है, लोगों को घुटन होने लगती है. बिल्कुल इसी रूप में यहाँ पर शरीर में कोशिकाओं की रचना जब एबनॉर्मल हो जाती है तो वहां पर एक गठान फॉर्मेट हो जाती है, और उसी को डॉक्टर ने नाम दे दिया है कैंसर. अब मैं ये कहूंगा कि हर गठान जो है वो कैंसरस नहीं होती है. हर ट्यूमर 2 प्रकार के हो सकते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट यानी वो कैंसरस गांठ है, बेनाइन यानी वो
ठीक है, नॉर्मल है, वो गठान हो गई है, लेकिन उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं है, वो क्योरेबल है, उससे जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, वो शरीर के जनरली दूसरे हिस्सों में नहीं फैलती है, और वापस दोबारा अगर सर्जन ने अगर निकाल दिया डॉक्टर ने काट के, तो दोबारा उस जगह पर वो नहीं आती है। इसके बिल्कुल ठीक विपरीत अगर हम बात करेंगे तो जो कैंसर वाली गठान होती है वो क्योरेबल तो होती है इफ डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस। मार्क दिस वर्ड, अर्ली स्टेजेस। हम स्टेजेस के बारे में आगे बात करेंगे। और अगर इसको जल्दी डिटेक्ट ना किया गया हो तो ये हमारे जीवन के लिए घातक हो सकते हैं, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और जनरली ये देखा गया है कि इफ इट इज नॉट ट्रीटेड तो ये एक शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैल जाती है। इसके अलावा अगर डॉक्टर उसको सर्जरी के द्वारा निकाल भी देते हैं तो फिर वो उस जगह पर वापस से उत्पत्ति उसकी हो सकती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसरस होते हैं, अब उसमें भी कई प्रकार लिए हैं डॉक्टरों ने, जैसे बोले सॉलिड ऑर्गन कैंसर और अदर कैंसर। सॉलिड ऑर्गन कैंसर के बारे में अगर हम समझे तो व्हाट आर सॉलिड ऑर्गन कैंसर? हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है, अवयव हैं, जैसे हमारी लंग्स है, फेफड़े हैं, हमारे स्तन हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारे शरीर के कंधे के ऊपर का हेड एंड नेक जिसे कहते हैं, उसके हेड एंड नेक कैंसर के बारे में हेड एंड नेक का नाम दिया जाता है। स्तन के लिए ब्रेस्ट कैंसर का नाम दिया जाता है, बोन कैंसर हड्डियों के लिए। और अदर कैंसर्स में आते हैं, शरीर में हमारे अलग अलग जगहों पर लिम्फ नोड्स होते हैं जिन्हें लिम्फोमा का नाम दिया गया है। और ब्लड तो पूरे शरीर में है ही है, क्योंकि वो स्पेसिफिक हिस्से में नहीं है। ल्यूकेमिया भी उसको टेक्निकली कहा जाता है। ये आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि कैंसर इज बिकमिंग एन एपिडेमिक। वर्ल्ड वाइड तो है ही है, लेकिन ये भारत देश में भी। आज हम लोग पैंडेमिक के बारे में बात करते हैं, एपिडेमिक से पैंडेमिक। पैंडेमिक क्यों बना? क्योंकि सारी दुनिया में वो एक साथ में फैल गया, इसलिए उसे पैंडेमिक का नाम दिया गया। अदरवाइज कैंसर एक एपिडेमिक बीमारी है और ये दुनिया के हर हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन अलग अलग टाइम पर, और हर कंट्री में अलग अलग तरह का खान पान रहन सहन है, उसकी बेसिस के ऊपर इनका निदान और उसकी उत्पत्ति पाई जाती है। हमारे भारत देश में भी अलग अलग तरह के कैंसर हैं, उनमें से कुछ खास तरह के कैंसर है, वो उनके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। So what is cancer? Once again I'll reiterate, abnormal or uncontrolled growth of normal body cells. मैंने पिछली कुछ स्लाइड में बात की थी स्टेजेस ऑफ कैंसर, कैंसर स्टेजेस। अगर हम कैंसर स्टेज की बात करें तो कैंसर स्टेज अगर हम देखेंगे तो 4 स्टेजेस में डॉक्टरों ने उसे डिवाइड किया है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, दैट इज एन अर्ली डिटेक्शन स्टेज। नॉर्मली ऑल स्क्रीन डिटेक्टेबल कैंसर can be detected at first and second, they are 101% curable. स्टेज 3 में क्या होता है? अगर हमारे शरीर में कहीं पर कोई गठान हो गई है तो दैट नॉर्मली स्प्रेड्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी अगर हमारे कैंसर एक पाया गया, किसी को स्तन कैंसर है, और वो धीरे धीरे बोन कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, वो इट स्प्रेड्स टू बोन्स आल्सो, तो वो लोकली, उसको लोकली एडवांस और डिस्टेंट स्प्रेड दोनों तरह का नाम दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके मार्कर्स होते हैं। और BRCA1, BRCA2, BRCA3 के ऊपर उन लोग डॉक्टर्स की कैटेगरी है, और वो दैट्स अ मोर टेक्निकल टर्म, आपको और हमको उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट वो एक घातक हो सकता है। बट जनरली लोकली एडवांस जो स्टेज 3 है, इट इज क्योरेबल, और स्टेज 4 इज नॉट क्योरेबल, but with the advancement of technology I am sure it will be curable. But as of today doctors can give you a very good quality of life and longevity in the terms of, यानी आपको एक लंबी उम्र दराज कर सकते हैं। उसमें इलाज के साथ में पेशेंट का जो सर्वाइवल है और पेशेंट की जो उम्र दराज जो होती है वो डिपेंड करती है इन 4 स्टेजेस के ऊपर, टाइप ऑफ कैंसर, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टेज, पेशेंट की जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन की जब मैं बात करता हूँ, पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी है, पेशेंट की शारीरिक कंडीशन कैसी है, पेशेंट का पारिवारिक कंडीशन कैसी है, पेशेंट की मेंटल कंडीशन कैसी है, विल पावर कैसा स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस। इकोनॉमिकल स्टेटस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल अगर वो साउंड नहीं है, यानी उसकी अगर आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, तो वो आधा तो पहले ही मर जाएगा, यार कैंसर हो गया, अब इतना बड़ा खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा। तो वो एक उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ठीक होने में एक जिम्मेदार कारण बन जाता है। इसके लिए इमोशनल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट आप और हम जैसे लोग के अलावा जो पारिवारिक लोग हैं, उनके मित्रगण हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और आप जैसी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का इस
फील्ड में आगे आना बहुत जरूरी होता है, और जब लोग आ रहे हैं तो इसी वजह से लोग ठीक हो रहे हैं। जैसे महेंद्र जी जैसे लोग, जो महेंद्र जी जैसे आपने बताया कि 2000 लोगों को उन्होंने पर्सनली खड़े होके उन लोगों की सर्जरी कराई है, तो ही इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इमोशनल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट फॉर दोज पेशेंट्स हु कुड नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं था, लेकिन उनका विल पावर अच्छा था। क्योंकि उनका विल पावर अच्छा था, इसलिए आप और हम जैसे लोग इस फील्ड में उनकी लाइफ में डिफरेंस पैदा कर सके। नॉर्मली अगर देखा जाए ना, तो कैंसर किन वजहों से होता है, उनके ये कुछ कारण हैं जो हमने यहाँ पे दर्शाए हैं। एक तो स्मोकिंग, गोज विदाउट सेइंग, चाहे एक्टिव हो या पैसिव स्मोकिंग हो। अल्कोहल यानी शराब, मद्यपान, जो आज की तारीख में हमारे बंबई शहर में स्मोकिंग और मद्यपान, ये दोनों, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जवान हो या बूढ़ा हो, किसी भी एज में आप देखो, ये हर, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये आपको दिखाई देगा। यस, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक हिस्ट्री जो है, यानी आपकी फैमिली में किसी अपने माता पिता को और या फिर दादा दादी को, ऊपर की पीढ़ियों में किसी को अगर हुआ है कैंसर, तो आपकी भी कुछ टाइप के कैंसर में, हेलो, हाँ, कुछ टाइप के कैंसर्स में आपको भी होने की संभावना रहती है। ओबेसिटी यानी मोटापा, जो कि लाइफस्टाइल, आज जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जैसे महेंद्र जी ने बताया, लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे तो कैंसर ना होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। कैंसर ना होने की यानी कैंसर होगा नहीं और आप एक अच्छी जिंदगी जियोगे। और कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन बम्बई में तो कम है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, रेडिएशंस है, और अर्बन लाइफस्टाइल हमारी है जो हमारे लिए कैंसर का कारण बन सकती है। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट कैंसर एंड टू अवॉइड ऑल दीज फैक्टर्स। कि जो उस ऊपर के जो मैंने फैक्टर्स बताए, कारण बताए, अगर उनको अवॉइड कर सकते हैं तो you can definitely prevent cancer. That is why we say cancer is curable if detected early. Even more, it is preventable. हमारे डॉक्टरों ने ना हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस बता दिए हैं। अगर ये प्रिकॉशंस हम देखेंगे यहाँ पे, P, prepare to get aware about the cancer. R, reach your doctor for unusual body behavior. Examine yourself at hospital और cancer camps. ये प्री है। उसके बाद कॉशंस अगर हम बात करेंगे, ये तो हमें करना है। उसके बाद के जो लक्षण मैं बताऊंगा, चेंज इन बॉवेल हैबिट्स, कंटिन्यूअस इरिटेशन एट दैट स्पॉट, सोर दैट डज नॉट हील, स्पेशली मुंह के अंदर कोई घाव अगर हो गया, वो भर नहीं रहा हो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग पर रेक्टल, पर वेजाइना, कफ, वॉमिट और यूरिन में कुछ अगर ब्लीडिंग आ रही है जो अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल में होनी नहीं चाहिए, तो वो एक कारण हो सकता है। थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट, स्तन में गठान का होना, स्तन में एक लंप का आ जाना, और या फिर इसकी शरीर के और किसी हिस्से में भी आना, ये एक हम लोग को ध्यान देने लक्षण। इन अगर कारण को हम ध्यान देंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा, हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। इनडाइजेशन, अपचन होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, गला में दुखता रहेगा तो नेचुरली आप खाना नहीं निगल सकते हो। शरीर में तिल मस्से हर एक के शरीर में होते हैं। ऑब्वियस चेंज इन साइज एंड कलर ऑफ मोल एंड वार्ड, अगर इन चीजों का अगर आप नोटिस करेंगे, नैगिंग कफ और परसिस्टेंट होर्सनेस ऑफ वॉइस, गले में घरघराहट होना। अब आप बोलेंगे, अरे प्रमोद भाई क्या यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कौन से स्पेशल लक्षण है? तो सारी बीमारियां का नॉर्मल लक्षण है। बम्बई जैसे शहर में ये आए दिन होते रहते हैं। यस, आए दिन होते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उस खतरे की घंटी तुरंत बजनी चाहिए अगर ये लक्षण किसी दिन एबनॉर्मल हो जाए। यानी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, पर रेक्टल या पर वेजाइना नॉर्मल है, कुछ दिनों के लिए भी दवा लिया ठीक हो गया, लेकिन वो रिपीटेडली हो रही है बिना किसी कारण के, तो कुछ तो कारण है, वो कैंसरस हो सकता है। आपके शरीर में गठान है, ठीक है, हो गई है, लेकिन अगर वो दर्द के साथ में है, उसमें दर्द हो रहा है, तो फिर आप इग्नोर ना करें, खतरे की घंटी बजनी चाहिए आपकी, और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपचन हो रहा है, अपचन हुआ ठीक है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन रेगुलर अगर रहता है तो आपको खतरे की घंटी बजनी चाहिए। आपके तिल और मस्से की साइज बड़ी हो रही है, वो पेनफुल हो जाता है, जो नॉर्मली पेनलेस होता है, लेकिन अगर पेनफुल हो गया, आपके गले में कफ, परसिस्टेंस होर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ, बलगम, खांसी होना बहुत नॉर्मल है बम्बई के क्लाइमेट में, लेकिन अगर आपको कफ परसिस्टेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, दवा लेने से ठीक होता है, फिर वापस हो जाता है, लेकिन क्यों हो रहा है आपको कारण नहीं पता है, तो इट कैंसर कुड बी अ रीजन फॉर दैट। तो अगर आप इन कारणों का ध्यान रखेंगे और आपके डॉक्टर को आपका डॉक्टर दुश्मन ना समझ के एक डॉक्टर मित्र समझेंगे कि भैया ये हुआ है तो चलो मैं डॉक्टर को दिखा लूं, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। गाँव में तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास है, तो क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाएं और इन कारणों को अवॉइड कर सके। भैया
लेट्स बी केयरफुल, व्हाई नॉट, तो हम आने वाले दिनों में कैंसर को रोक सकते हैं। इन कैंसर्स जो कॉमन कैंसर्स है उनके बारे में हम बात करने के पहले मैं विनती करूंगा आपसे कि हमारे बीच डॉक्टर नितिन शाह है, लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कैंसर्स लेटर ऑन. So from this point, I am stopping my screen sharing, and then I would request Mamta ji कि we can proceed ahead with Dr. Nitin Shah. Dr. Nitin is a very good friend of mine. Nitin, welcome aboard, and we are looking forward to guidance from you and enlightening the people. Sure. ममता जी सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज, अनम्यूट करिए। हाँ जी, अभी सुनाई दिया? हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि मालूम है डॉक्टर नितिन शाह जो है वो छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। तो साथ ही एक बहुत जो कॉमन प्रश्न हम सबके मन में आता है डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चों को ज्यादातर कौन सा कैंसर होता है? तो जैसे डॉक्टर प्रमोद जी ने भी पहले बताया वैसे कि कैंसर के मेन 2 टाइप है। हाँ जी। एक जो है हम हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी कहते हैं, जो ब्लड रिलेटेड है। तो जिसको कॉमन एग्जांपल है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। वैसे ही ब्लड कैंसर का एक दूसरा टाइप है लिम्फोमा, जहाँ पे वो ब्लड में नहीं पाया जाता लेकिन ब्लड जहाँ बनता है उस ऑर्गन में, लिम्फ नोड में वो पाया जाता है, तो लिम्फोमा। तो ये जो है सिमिलर इलनेसेस है। तो वो लिम्फ नोड और की लिम्फोमा हो या ल्यूकीमिया हो, उसकी यूजुअल ट्रीटमेंट सेम रहती है। तो उसको हम लिक्विड मैलिग्नेंसी कहते हैं। जैसे वो ब्लड में फैलता है तो वो बहता है, तो उसको लिक्विड मैलिग्नेंसी कहते हैं। और बच्चे लोग में खास करके ल्यूकीमिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैंसर है, क्योंकि आप अगर 10 बच्चे कैंसर के लेंगे तो उसमें कम से कम 4 से 6 बच्चे लोग को ल्यूकीमिया का कैंसर होता है। दूसरा जो है वो सॉलिड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं जिसमें, तो बच्चा जिसे पैदा होता है जब से लेके वो बड़ा हो गया एडोलेसेंट तक में, पहले 3, 4, 5 साल तक में उसको ऑर्गन के जो सॉलिड ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा है। अब वो एक ऐसा माना जाता है कि जब वो पैदा हो गया, जब भी उसके जेनेटिक में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गन में कैंसर के सेल बढ़ जाते हैं, और जब उसकी वो गांठ बन जाती है, वो दिखने लायक हो जाती है, या उससे सिम्टम आता है जैसे प्रेशर हो या आपको गांठ फील हो जाए, तो फिर उसको आप डिटेक्ट करते हैं। इसलिए यूजुअली ये जो है वो ओरिजिन उसकी जेनेटिक कॉजेज की वजह से ज्यादा करके रहती है। इसलिए उनके सबके पीछे वर्ड ब्लास्टोमा यूज होता है। जैसे आप सोचेंगे नेफ्रोब्लास्टोमा यानी कि किडनी का कैंसर, हेपेटोब्लास्टोमा यानी कि लिवर का कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा यानी कि किडनी के ऊपर एक छोटी गांठ रहती है एड्रिनल, उसका कैंसर। तो ऐसे ये ब्लास्टोमा जो आप देखेंगे, ऑस्टियोब्लास्टोमा जैसे ऑस्टियोसार्कोमा है, वो बोन का कैंसर हो गया, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, सॉफ्ट टिश्यू के जो ट्यूमर है। आपको अगर समझो जो कॉमन अडल्ट मैलिग्नेंसी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लंग कैंसर है, पैनक्रियास के कैंसर है या थायराइड के कैंसर है, ये बच्चे लोग में नहीं पाए जाते, बहुत कम मात्रा में, रेयरली, बहुत कभी एक आधा केस हम लोग देखेंगे। जबकि ये जो कैंसर जो है, जो ज्यादा हेपेटोब्लास्टोमा है, नेफ्रोब्लास्टोमा है, विल्म्स ट्यूमर है, ये सब जो है बच्चे की खास स्पेशलिटी कैंसर है, जो बड़े लोग में इतना नहीं पाया जाता है। तो आपको जैसे पेट में गांठ हो तो लिवर की हो सकती है, किडनी की हो सकती है या लिम्फ नोड की हो सकती है, और अगर आपको छाती में गांठ हो तो लिम्फोमा हो सकती है। और एक ग्रुप ऑफ कैंसर है जो कॉमन है बच्चे लोग में, जो कि ब्रेन में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सर के अंदर जो भी अपना ब्रेन और आजू बाजू के टिश्यू है उसमें होता है। तो उसमें कई तरह के, कम से कम 10-12 अलग अलग टाइप के कैंसर जो है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। मेडिलोब्लास्टोमा है, एस्ट्रोसाइटोमा है, वगैरह वगैरह, तो पिनियोब्लास्टोमा है। तो ये सब जो है वो सीएनएस ट्यूमर यानी कि ब्रेन कैंसर इसको बोलते हैं। तो ये जो है एक कॉमन कैंसर है जो बच्चे लोग में पाए जाते हैं। और इस सब में से सबसे इम्पोर्टेंट और जो अच्छा है, मतलब जिसका क्योर ज्यादा है, अगर आप जल्दी पिकअप कर लो, जो वो है ब्लड कैंसर। लेकिन बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, वो तो ना बता सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही वो महसूस कर सकते हैं। तो हम कैसे जाने कि बच्चे को ये प्रॉब्लम होगा? और ज्यादा करके तो क्या होता है कि हम जनरली बच्चों को सोचते हैं सर्दी हो गई होगी, खांसी हो गई होगी, बच्चा चलने लगा है इसलिए ज्यादा ये पॉटी कर रहा है, दांत निकल रहे हैं इसलिए ज्यादा ये हो रहा है। तो कैसे समझा जाए कि बच्चा इतनी बड़ी तकलीफ में है? जी, जैसे जो भी एक ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर है, हाँ जी, तो उस ऑर्गन का फंक्शन शायद कम ज्यादा हो जाएगा, उससे आपको पता चलता है। लेकिन बच्चे के जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, जो आपको दिखाते हैं कि इसको कैंसर की संभावना है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
तो सबसे पहला जो बच्चा खेलता है, मुस्कुराता है, यहाँ वहाँ भागदौड़ करता है, सडनली वो बोलता है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे खेलना नहीं है, मुझे घर में ही रहना है, या वो बोलेगा मेरे को पैर पे वजन नहीं लेना है, मुझे दुखते हैं। स्पेशली नाइट अवेकनिंग, जो बच्चा सोया है और रात को एकदम जाग जाता है, मुझे पैर में दर्द है, इसको आपने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। जो ग्रोइंग पेन है, जो बच्चा बढ़ता है उसकी वजह से, वो यूजुअली बहुत मस्ती करने के बाद में रात को सोने के पहले मेरी पैर दबा दो, मुझे टांग दुखती है, वो ग्रोइंग पेन है। लेकिन सोने के बाद अगर वो रात को 3 बजे 4 बजे उठ गया, उसको ग्रोइंग पेन नहीं कहना है। वो हो सकता है कि उसको ब्लड कैंसर हो या कोई तो बोन में प्रॉब्लम हो। तो एक हो गया ये। दूसरा फीवर, बुखार, आपको नॉर्मल बुखार आएगा, वायरल फीवर आएगा, आपको 4-5 दिन रहेगा। आपको डेंगू मलेरिया हो गया, आपको 5-6 दिन बुखार आएगा। न्यूमोनिया हो गया, 8-10 दिन बुखार आएगा। टाइफाइड हो गया, 2 हफ्ता बुखार आएगा। अगर आपको 2 हफ्ते के बाद भी बुखार चालू है तो कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि आपको कहाँ तो शरीर में कैंसर है, तो आपने डॉक्टर से उसकी जांच करानी है। तीसरा है वेट लॉस। अगर आपका बच्चे का वजन बढ़ता नहीं है चाहिए उतना, या अगर कम हो गया है, बढ़ने की आयु में बढ़ने के बजाय अगर वजन कम हो गया है, तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका 10% बॉडी वेट 6 महीने में कम हो गया, जैसे आपने बच्चे का वजन देखा था कि पहले 10 किलो था और अब उसका 9 किलो हो गया है गए 1 महीने 4 महीने से, और वो बढ़ नहीं रहा है, तो वो चिंता का विषय है, आपने उस पर ध्यान रखना है। चौथा, जैसे मैंने बताया ब्लड कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है बच्चे लोग में। तो वो होता है ब्लड कैंसर हो गया तो आपका ब्लड पे प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड नहीं बनेगा। तो ब्लड के जो 3 मेन जो पार्टिकल्स है, एक है रेड ब्लड सेल, तो हीमोग्लोबिन लाल जिससे खून दिखता है, वो कम हो जाएगा तो आपका शरीर में फीकापन आएगा, पैलोर जिसको हम बोलते हैं, खून कम होना, वो आपको दिखाई देगा। आप फिर उसके ऊपर टॉनिक लेंगे। अगर आयरन की कमी है, वो विटामिन B12 की कमी है, आप ले लोगे वो तो आपका खून बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप कितने भी लो लेकिन आपका खून नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो है व्हाइट ब्लड सेल है, जो अपने बॉडी के सोल्जर है। व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, तो आपको बुखार आएगा उसकी वजह से। तो जो तीसरा सेल जो है वो प्लेटलेट है। प्लेटलेट है जो सीमेंट का काम करता है। आपको जैसे मैंने ऐसे मार दिया तो यहाँ पे छोटे छोटे केश वाहिनी है, जो बाल के चिन्ह, छोटी छोटी ब्लड की जो वेसल है वो ब्रेक होगी तो मेरे को वहां पे खून आएगा। लेकिन ये प्लेटलेट है वहां पे जाके सीमेंट के जैसे चिपक जाते हैं, तो खून बहने नहीं देते। जब इस प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको खून आने लगेगा, तो आपको शरीर पे लाल चट्टे दाने आएंगे, काला धब्बा आएगा, या फिर आपको मुंह से, नाक में, संडास में, पेशाब में खून आने लगेगा। तो ये जो 3 चिन्ह है जो आपको दिखाते हैं कि आपके ब्लड के जो सेल काउंट है वो कम हो रहे हैं। इसके बावजूद आपको जैसे ऑर्गन स्पेसिफिक, अगर समझो आपको बच्चे के छाती में लिम्फोमा हुआ है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी आएगी, खाने के निकलने में तकलीफ होगी, वो एकदम सोएगा तो बेचैन हो जाएगा ऐसा, क्योंकि उसकी सांस रुक जाती है। अगर उसको ब्रेन ट्यूमर है तो उसको इरिटेबिलिटी होगी, वॉमिटिंग होगी, और उसको फिट आ जाएगी, बेहोश हो जाएगा बच्चा, या लकवा मार देगा। अगर पेट में अगर कैंसर है, जैसे लिवर का है, किडनी का है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब माँ बच्चे को स्नान कराती है तो अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, पेट में से दबा के देखना चाहिए। तो उसको तुरंत लगेगा कि एक बाजू पे पेट ज्यादा फूला है, और वहां पे हाथ लगाने में कुछ ऐसा लगता है कि सॉफ्ट नहीं है, वो थोड़ा फर्म है या हार्ड है, तो वहाँ गांठ है, तो उसने ले जाना चाहिए। फिर जैसे अगर आपको किडनी ट्यूमर है तो आपको पेशाब में खून आएगा। अगर आपको कुछ स्टमक या एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम है तो आपको या तो डायरिया होगा, या आपका दस्त बंद हो जाएगा, या आपको निगलने में तकलीफ होगी, या उल्टी होगी। तो अगर आपको बोन ट्यूमर है तो आपको बोन में दिखेगा, जैसे एक पैर बड़ा है, एक पैर छोटा हो गया, एक सूज गया है, वहां पे दर्द होता है बच्चे को। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे को गिर नहीं गया फिर भी उसको फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, आप सोचते रहे तो गिरा नहीं, कभी फ्रैक्चर कैसे हो गया? आप फिर एक्सरे निकालेंगे, उसमें ट्यूमर है, और ट्यूमर की प्रेशर की वजह से वहां पे फ्रैक्चर हो गया। ये जो है अलग अलग चिन्ह है, साइंस है, सिम्टम है, जो एक कॉमन मैन अगर इंटेलिजेंटली देखे बच्चे का व्यवहार, उसकी डे टू डे, इसीलिए कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नर्स है तो वो माँ है। तो माँ को बराबर समझता है कि ये बच्चा मुझे सही नहीं लग रहा है। और अगर मेरे पास एक पेशेंट कोई ले आता है फैमिली, अब मुझे लगता है इस बच्चे में कुछ ज्यादा तो है नहीं है, फैमिली क्यों इतना, अब मम्मी को पूछते हैं आपको क्या लगता है, मुझे नहीं, हमको ये नहीं लगता, तो हम उस पर जरूर एक 2 टेस्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि माँ अगर बोलती है तो सही है बच्चे के लिए, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ दोष हम लोग निकाल लेते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार माँ ऐसा समझती है इसकी तो आदत ही है, ये तो जिद्दी करता है, ये तो दिन भर रोता ही रहता है, तो इग्नोर करती है। लेकिन माँ को भी ये समझना है कि अगर बच्चा कुछ अनयूजुअल हरकत कर रहा है, जैसा कि उसका स्वभाव नहीं है,
फिर भी वो वैसा स्वभाव दिखा रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं शंका की बात है। और इस तरह से हमें रेगुलर चेकअप भी कराना बहुत जरूरी होता है। आपका बच्चा भले स्वस्थ दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है अंदर से वो पेट दर्द की वजह से दिन भर रोता रहता हो, जिद्दी करता रहता हो। तो ये जो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, वो माँ को तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन घर वालों को भी इसके प्रति बहुत सतर्क होना चाहिए। बच्चा बहुत प्रीशियस होता है, वैसे तो हर मनुष्य प्रीशियस है, लेकिन बच्चा क्योंकि बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता अपनी तकलीफ, इसलिए हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे का भी खुदा ना खास्ता ऐसे अटैक हुआ या इस तरह से चपेट में आ गए, तो कितने चांसेस है कि ये लोग क्योर हो जाएंगे? हमें कितनी आशा रखनी चाहिए? तो आपने एक चीज समझना है कि आप जब कैंसर की दवा करते हो, चाहे बड़ा हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, यंग हो, कोई भी हो, आपका एम क्या है कि आप वो ट्यूमर है या मैलिग्नेंट सेल जो कैंसर के सेल, उसको आप हटा मार रहे हैं। अब आपको कैंसर हुआ क्यों? आज आपको मैं बोलूंगा, आपको डर भी लगेगा और ताज्जुब भी होगा कि यहाँ पे जितने मौजूद है, हर एक के शरीर के अंदर कैंसर के सेल है। लेकिन कैंसर के सेल को उनकी इम्यूनिटी दबा के रखती है, उसको बाहर नहीं आने देती है, उसको उभरने नहीं देती है। वो एक क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वो कैंसर जो हमको मालूम है, जो गांठ दिखी या खून कम हो गया, उसमें वो परिवर्तन नहीं हो सकता है, वहां तक उसको पहुंचने नहीं देते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम छोटे बच्चे में वीक है, क्योंकि वो बन रही है अभी, और एकदम बुजुर्ग है 60-70 ईयर ओल्ड, उनमें वो खत्म हो गई है, क्षीण हो गई है। हम उसको बोलते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। जैसे आप शरीर से बूढ़े होते हो, आप वैसे इम्यूनिटी से भी बूढ़े होते हो। तो ये दो एक्सट्रीम एज में आपको कैंसर के प्रमाण ज्यादा दिखते हैं। अब यंग आदमी है जो 20-30 साल का हट्टा कट्टा युवान या युवती है, उसमें आपको कैंसर इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो आप जब दवाई देते हो, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, या कोई भी दो, आप वो कैंसर को इस समय दवा से इतना दबा देते हो कि उसका थोड़ा ही अंश शरीर में रह जाता है, जो फिर वापस इम्यून सिस्टम उस पर हावी हो जाता है और उसको बढ़ने नहीं देता है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बोलते हैं, और या क्योर बोलते हैं। तो ये जो कोई भी कैंसर के दवा या कोई भी उपाय से, सर्जरी हो, दवा हो या रेडिएशन हो, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी, इन तीनों से जो कैंसर पूरा तरह से जाने की संभावना है वो बच्चों में सबसे ज्यादा है। और बच्चा क्योंकि छोटा है, उसकी लाइफ इतनी बड़ी है कि एक बच्चे को अगर आप कैंसर से मुक्त करते हो, आपने समझो 10, 20, 25 गुना ज्यादा उसका लाइफ के स्पैन बचाया है, जिसका आप एक 50, 60, 70 साल की उम्र के आदमी को ट्रीट करके आप उसको बचा लेते हो। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि बच्चे में कैंसर की ट्रीटमेंट की क्योर रेट सबसे ज्यादा है। आप अगर ब्रेस्ट कैंसर बोलो, लिवर कैंसर बोलो, आप अडल्ट के कोई भी दूसरे कैंसर बोलो, आप 5 ईयर सर्वाइव बोलते हैं। 5 साल के बाद अगर 10 पेशेंट को ट्रीट किया, कितने बचेंगे? हम लोग बच्चे में या इस पर या उस पर की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अब मैंने जो भी मेरे बच्चे लोग को पहले ट्रीट किया है, उसमें से आज के कितने जन लोग मेरे खुद के नीचे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, मेरे खुद के नीचे ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हैं। ऐसे कोई है जिसकी शादी हो गई है और शादी में वो लोग बुलाते हैं, तो मेरे एकदम गिली हो जाती है उनको देख के, और वो बोलते हैं कि आप स्टेज पर आओ। आप मुझे क्यों स्टेज पे बुलाते? सबको मालूम पड़ जाएगा आपके बच्चे को क्या था। बोला कोई दिक्कत नहीं, सबको मालूम है हमारे बच्चे को क्या होता। आप स्टेज पर आओ और आप बोलो क्या ये जो पेशेंट है आपका, वो कैंसर था, आपने ठीक किया, वो आज ठीक है, आज उसकी शादी हो रही है, आप उसका धन्यवाद करो। उसके समझो लड़की का था तो लड़के का, या लड़के को था तो लड़की का धन्यवाद करो, उसने उसको अपनाया है। और आप ये मैसेज दीजिए कि भाई कैंसर क्योरेबल है, और वो आदमी एकदम नॉर्मल है, शादी कर सकता है, बच्चे बना सकता है, और अपना पूरा सोशल कर्तव्य पार कर सकता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब रही बात ये कैंसर क्योर की, तो इन जनरल बच्चे के कैंसर में 60 to 70% कैंसर क्योरेबल है और लाइफ टाइम, फॉर एवर। और उसमें अर्ली स्टेज कैंसर है, जैसे ब्लड कैंसर है, कोई गांठ का लिम्फोमा बोलते हैं, हॉटकिन लिम्फोमा है, या दूसरा लिम्फोमा है, या एक स्टेज 1 स्टेज किडनी का ट्यूमर है, या स्टेज 1 स्टेज 2 लिवर कैंसर है। इस सब में ऑलमोस्ट 80 to 90%। इसलिए बिल्कुल हताश नहीं होना है। और अगर आपके बच्चे को ल्यूकीमिया एडवांस है, आपके बच्चे को स्टेज 4 किडनी ट्यूमर है, स्टेज 4 लिवर ट्यूमर है, तो उसको भी क्योर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50 to 60% है। इसलिए बच्चे में हम कहते हैं कि पहली बार कोई भी स्टेज हो, कोई भी ऑर्गन हो, आपने पूरा ध्यान लगा के उसको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि उसके चांसेस क्योर के ज्यादा है। अगर वो रिलैप्स भी हो गया, जैसे एक ब्लड कैंसर हमने ट्रीट कर दिया, वो 5 साल के बाद उसको रिलैप्स हो गया, उसमें से भी
सेकंड क्योर होने के चांसेस 30-40% है। ओके, इसलिए बच्चे में छोड़ना नहीं है, क्योंकि बच्चा देश का भविष्य है, बिल्कुल माँ बाप की आंखों का तारा है। बिल्कुल। बच्चा जो है वो कल के लिए, अपने दुनिया के लिए, अपने देश के लिए भविष्य है, और उसके क्योर के चांसेस इतने ज्यादा है और उसको बहुत लंबी आयु आप दे सकते हैं। तो पूरे दिलो जान से बच्चे के कैंसर पे पीछे जान लगाना है। जैसे अभी मैं वाडिया हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारे वहाँ समझो कम से कम हर साल 300 से 400 नए बच्चे कैंसर के आते हैं, और आप ओपीडी में आएंगे, कस्तूरी के तो बहुत मेंबर्स आ चुके हैं वहाँ पे, कोई भी एक ओपीडी में आप 40-50 पेशेंट वहाँ पे देखेंगे। हम उनकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री करते हैं। हमारे डोनर की इतनी अच्छी भगवान की दुआ है कि वो लोग हमको पैसा देते रहते हैं। कस्तूरी भी बहुत हमको है, हम बच्चे लोग को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उनका बर्थडे मनाते हैं, हम कोई रोज कैंसर डे मनाते हैं, हम उनको कोई गिफ्ट दिलाते हैं, हम उसको खुश करते हैं। और आप कोई भी दिन पे आओ वाडिया हॉस्पिटल में, आपको कोई तो डोनर मिलेगा जो खाना लेके आया है, न्यूट्रिशन लेके आया है, फल फलादी लेके आया है, बच्चे लोग के लिए टॉयज लेके आए हैं। आप चाहे सोचो आप कितना, तो बच्चे को ऐसा है कि आज मुझे वाडिया जाना है तो खुश है। नॉर्मली हॉस्पिटल में कोई कतराता है कि आज मुझे नहीं जाना है, वो खुश है, नहीं समझता है आज कुछ मिलेगा, मेरी डॉक्टर दीदी मिलेगी, मेरे डॉक्टर मिलेंगे, मुझे अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा मुझे प्यार मिलेगा। तो आई थिंक इवन इफ यू पुट स्माइल ऑन द फेस ऑफ अ कैंसर चाइल्ड who is not going to survive tomorrow, but today he is smiling, I think your purpose of life is served, both for the child and the family and for yourself also. बहुत ममता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ममता जी, एक क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर साहब से। हाँ जी बोलिए ना। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे एक पॉइंट इन्होंने बताया था अभी डॉक्टर प्रमोद जी ने कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब इसके रीजन जेनेटिक भी है। तो जैसे अभी समझो कि घर के अंदर ऐसे 4 केस हो गए एक ही चीज के, जैसे ओवरी का ही हो गया, लेकिन अभी चौथा केस किसी को अभी डिटेक्ट हुआ है और वो भी ओवरी का ही हुआ। ऐसे 5 केस हो गए। तो एक तो जेंट्स को होता है, लेकिन जो 4 लेडीज है उनको एक ही, जैसे उनकी नानी, मदर, फिर उनकी भाई की बेटी और उनकी खुद की बेटी, सबको एक ही जैसा मतलब ओवरी का आया है। तो अभी तो 3 तो नहीं रहे हैं, बट अब जो एक का ट्रीटमेंट है, तो उनके भी जो रिलेटिव्स है, उनकी सिस्टर्स वगैरह है, तो सर उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? उनकी एज 57 जी। तो पहले तो अगर आपके घर में एक कैंसर मरीज है, तो दूसरे जो आपके घर में मेंबर्स है उनको कैंसर होने के चांसेस की संभावना बढ़ जाती है। पर क्योंकि कैंसर इतना कम है नॉर्मल कम्युनिटी में, जैसे लाख में से 10 जन को कैंसर होता है, अगर वो 10 की जगह 20 हो गया तो भी आपकी एक्चुअल चांसेस बहुत कम है। पहली बात, आपके वहाँ मल्टीपल मेंबर्स है जिसको सेम कैंसर होता है, तो आपको डेफिनेटली जेनेटिक स्टडी करानी चाहिए। आपके डॉक्टर को आप पूछेंगे, वो P53 म्यूटेशन टेस्ट है या और कोई जेनेटिक टेस्ट आपसे कराएंगे। जैसे समझो आपकी दादी को ब्रेस्ट कैंसर था, आपकी मम्मी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, दैट मीन्स ब्रेस्ट कैंसर आपके फैमिली में है। आप अभी यंग हो तो आप उसको जो BCRA जीन 1 जीन 2 जो बोलते हैं, उसकी जेनेटिक टेस्ट आप करा लो। आपको फेमस मालूम रहेगा एंजेलिना जॉली, जिसके घर में ब्रेस्ट कैंसर परंपरा से आ रहा था, उसने अपनी ब्रेस्ट दोनों निकाल दी बिफोर कैंसर। तो आप वो ड्रास्टिक स्टेप भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके घर में अगर अनयूजुअल कैंसर हो रहे हैं और वो भी 1-2 जन को, तो आप आपके जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे उससे आप बात करके आपकी फैमिली की जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं। और जिसको वो जीन एब्नॉर्मलिटी पाई गई, उसका आज कैंसर नहीं है तो भी उसने फिर पीरियोडिक चेकअप है 6 मंथ्स में, 1 साल में। जैसे मेमोग्राफी, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हर साल मेमोग्राफी कराना है, अगर सर्वाइकल कैंसर है तो हर साल 3 साल में पैप स्मीयर कराना है। ये आपको टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं डॉक्टर साहब, तो जैसे ओवरी का कैंसर सबको एक जैसा डिटेक्ट हो रहा है, मतलब अभी तीसरा या चौथा, तो लाइक एक डॉक्टर ने ऐसे उनसे कहा था कि आप अभी 50 प्लस हो, 55 प्लस हो, आपकी जो सिस्टर्स है, आपकी जो ओवरी निकाल देनी चाहिए कि नहीं, वो आपका सवाल है। I think we have lost her, but I think I understand the question. What she meant was, जैसे एंजेलिना जोली ने ब्रेस्ट निकाल दी इन एंटिसिपेशन कि मुझे कल ब्रेस्ट कैंसर ना हो, अगर ओवरी का काम हो गया और ओवेरियन कैंसर बहुत स्ट्रांग है, तो आप वो ओवेरियन कैंसर की जेनेटिक टेस्ट कराओ, और अगर आप में वो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करके यू कैन गेट द यूट्रस एंड द ओवरी रिमूव, देयर इज नो हार्म। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर नितिन शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सब्जेक्ट ममता जी, हाँ जी
ममता जी एक सेकंड, मुझे डॉक्टर साहब से खाली पूछना है। हाँ जी। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने सुना है कि भगवान के बाद में डॉक्टर होता है, तो वाकई में आप बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं सर। अरे वाह। और मैं वाड़िया के पास ही रहता हूँ, डेफिनेटली आई विल विजिट योर अरे सर बिल्कुल आप आइए। डॉक्टर चंद्रकला जो केएम में थी, शी वाज हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो अडल्ट सर साइड मुझे पे खाली थी। इतना पूछना। हाँ। या सो उधर हम काफी प्रोटीन वगैरह देते थे रेगुलरली, सो नो डेफिनेटली आई विल विजिट वाड़िया एंड विल डू समथिंग। सर मुझे ये पूछना है कि लाइक इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जो और डेंड्रिक सेल यूजफुल एंड सक्सेसफुल इन पेडियाट्रिक आल्सो लाइक? नो, सो पीडियाट्रिक में इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है। टारगेटेड थेरेपी होती है, कोई रिलैप्स केस ल्यूकीमिया है तो उसमें जैसे CAR-T थेरेपी है, बहुत वेरी फेमस CAR थेरेपी जो है, इट इज एडवांस, नॉट अवेलेबल इन इंडिया एज ऑन टुडे बट इट विल बिकम अवेलेबल सून। Even the rarest of the rare leukemia which is not getting into cure can be cured by CAR therapy. All these are expensive, all these are experimental, but I am sure in the next 20-25 years the whole scenario of cancer will change. Instead of treating everyone with the same stick, it will become individualistic treatment. जैसे आपको कैंसर हो, आपकी पूरी जेनेटिक्स टेस्ट हो जाएगी, आपको कौन से जीन में आपको क्या नड़ रहा है, आपको कॉमन कीमोथेरेपी तो मिलेगी, लेकिन आपको जो टारगेट जीन है उसके अगेंस्ट आपको मोनोक्लोनल एंटी बना के आप आपको टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट विल इंप्रूव द कैंसर क्योर रेट इवन बेटर देन व्हाट दे आर टुडे। आपको ये ताजुब हुआ कि 1960 में चाइल्ड जैसे ब्लड कैंसर के क्योर रेट्स वर 5%, 10%. Today they have reached 92% in the developed country. Correct. And almost 80-85% in country like ours like India. So research will help, and I'm sure one day we will reach where we can cure everything. बहुत अच्छी बात। Sir, what problems we are getting in stem cell transplant वगैरह in pediatric? Stem cell transplant जो है mainly तो bone marrow transplant, उसका नाम अभी stem cell transplant because हम हर टाइम bone marrow नहीं लेते, हम stem cell लेते हैं। वो आप पेरिफेरल ब्लड से ले सकते हैं, आप न्यूबॉर्न के अम्बाइलर पॉट जो आप फेंक देते हैं उसका स्टोरेज हो गया, उसमें से ले सकते हैं। उसमें 3 दिक्कत है, एक तो आपको मैच डोनर चाहिए, तो आपको ब्रदर सिस्टर, अभी फैमिली साइज इतनी छोटी हो गई कि ब्रदर सिस्टर नहीं रहते तो आपको डोनर नहीं मिलता है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आप अनरिलेटेड मैच डोनर, इसको MUD बोलते हैं, मैच अनरिलेटेड डोनर, उसकी रजिस्ट्री हो गई, इंटरनेशनल रजिस्ट्री है, इंडियन रजिस्ट्री है। आप आपका HLA आप टाइप कराओ, उसमें आप डालो, आपको सर्च इंजन है वो आपको बताएंगे आपके जैसे 10 जन और है, कोई टर्की में है, कोई रशिया में है, कोई वहां पे, वो एजेंसीज है वो उनको फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे, उसकी कंसेंट लेके उसकी बोन मैरो आपको दे सकते हैं। और एडवांस ये है कि यूजुअली वन ऑफ द पेरेंट विल मैच 50% विद द चाइल्ड, तो आपको अगर कोई नहीं मिला तो आप 50% हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं। तो एडवांसमेंट ट्रांसप्लांट में इतना हो चुका है, और अच्छा है कि सेंटर्स भी इतने बढ़ गए हैं। यू विल बी सरप्राइज, हमने जो पीडियाट्रिक कैंसर जो चालू किया वाड़िया में, ऑलमोस्ट 2002 में मैं ज्वाइन हो गया, उसके 10-20 साल पहले से वो सेंटर वहां पे चल रहा था डिफरेंट डॉक्टर से। जब भी बच्चे लोग का ट्रांसप्लांट का एक भी सेंटर नहीं था बॉम्बे में। आज आप देखो पब्लिक हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल में है, KM में होता है, वाड़िया में होता है, आप बोरीवली में एक सेंटर है म्यूनिसिपैलिटी का, उसमें होता है। तो 4-5 सेंटर तो पब्लिक हॉस्पिटल में है, और प्राइवेट में और कम से कम 6-7 सेंटर जो है जहाँ पे बच्चे लोग का ट्रांसप्लांट होता है। तो एडवांसमेंट बहुत जल्दी और काफी अच्छा हो रहा है, और बहुत ये जो हो रही है वो डोनर के बदौलत है। तो जैसे आप लोग के जैसे महारथी डोनर्स बैठे हैं, तब तक डॉक्टर्स को कोई चिंता नहीं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। महेंद्र भाई बहुत एक्टिव सोशल वर्कर है, he is devoting his life to very good, so nice, और उससे भी ज्यादा वो दिल से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यानी कैसे उनको इस फील्ड में इतना मन लग गया, और शुरू से कई सालों से है। हम लोग तो बिल्कुल आंख बंद करके महेंद्र भाई के पास भेज देते हैं कि भाई हमारे पास आप आओगे और डिप्रेस हो जाओगे, हम भी आपके साथ रोने बैठ जाएंगे। उससे अच्छा कि आप महेंद्र भाई के पास जाओ, हेमा भाभी के पास जाओ, और उनसे आप पूछो कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो बहुत अच्छा जाने के पहले मैं एक ही बोलूंगा कि सोशल सर्विस जो है वो एक नशा है, अच्छा नशा है, लेकिन सिगरेट पीना, दारू पीना बुरा नशा है, सोशल सर्विस अच्छा नशा है। बहुत लीजिए, ज्यादा जो लीजिए, जितना जा सकते जाइए, और जितना आपने सोसाइटी से पाया है लाइफ में, जाने के पहले उसमें से कुछ अंश तो सोसाइटी को वापस दे जाए, तो मे बी आपका अगला भविष्य ठीक होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन शाह। क्योंकि डॉक्टर साहब को अपने और भी पेशेंट को देखने जाना है, तो उनको थोड़ी सी जाने की जल्दी है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर नितिन से मैं पूछना चाहूंगा लोगों के फायदे के लिए। ये जो बच्चों का कैंसर है जनरली किस तबके में पाया जाता है, विच स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी? नहीं, तो सब में पाया, ऐसा नहीं है कि वो हर स्ट्रेटा में, जैसे गुड क्लास पेशेंट, पुअर पेशेंट, सब में इक्वल है।
दिस इज कैंसर। एक चीज है कि कोई को कैंसर जो हाइजीन की वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है, या केमिकल की वजह से होता है, इट विल बी ऑफ कोर्स मोर इफ यू आर एक्सपोज टू दैट टाइप ऑफ केमिकल रेडिएशन, बट जनरली कैंसर कट्स अक्रॉस ऑल स्टेटा। आप वाडिया में आओ तो उतना ही ओपीडी आपको भारी मिलेगा, आप हिंदुइज्म में जाओ वहां पे भी आपको ओपीडी इतना ही भारी मिलेगा। तो it doesn't spare anyone. Anyone can get it. I can get it tomorrow. Anyone else can get it. बहुत सही है। Got it. जैसे कोरोना भी किसी के स्पेशल किसी के लिए नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, जिस पे आएगा तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह है। आपने बहुत अच्छी बातें आज बताई डॉक्टर नितिन शाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकाल करके आज हमारे बीच आए और इतनी बातें शेयर की। और मैं आई एम श्योर अगर किसी का और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप चैट में डालिए, हम बाद में डॉक्टर शाह तक पहुंचा देंगे और हो सके तो हम आपको उसका आंसर भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपसे वादा करते हैं आंसर कर सकें। हाँ जी, हमारा जो सेशन छूट गया था डॉक्टर प्रमोद जी डालमिया जो आप कर रहे थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कंटिन्यू करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की चीजें हैं, जानकारी की चीजें हैं, वो अपने दर्शकों तक, अपने श्रोता तक पहुंचा सकें। Thank you, Mamta ji, and thank you, Dr. Nitin, and for your wonderful enlightenment on your specialty, child cancer. And we come back to our other topic, the continued topic of cancer, which I was talking about. We were here on the screen. Can you all see my screen back? Yeah. Yes, yes. Okay. So yes. we were talking about, कि what precautions one can take. और उस precautions में जो cautions हमने बताए थे, वो सब जनरल बीमारियों के लक्षण है। जैसे डॉक्टर नितिन शाह ने बताया, अनयूजुअल। बच्चों के बारे में जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने स्पेसिफिकली हाइप ये किया था कि एक अनयूजुअल बिहेवियर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सिमिलरली बच्चों के लिए जैसे हम करते हैं, हमारे लिए भी वो अनयूजुअल बिहेवियर है, हमें नोटिस करना है कि ये सेम जो बीमारी के लक्षण है, जो कॉमन बीमारी के लक्षण होते हैं, जो चेंज इन बावल हैबिट्स है, कंटिन्यूअस इरिटेशन हो स्पॉट पर, या फिर कोई सोर है जो हील ना होता हो, कोई जैसे मुंह में घाव हो जाता है, लोग पान बीड़ी तंबाकू खाते हैं, मुंह में सुपारी चबाते रहते हैं, बोले मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ, लेकिन मुंह में घाव होते रहता है। वो घाव धीरे धीरे आदत हो जाती है दर्द सहने की, लेकिन वो एक लिमिट आने के बाद में वो घाव भरता नहीं है। अब लोग कहेंगे कि मुझे तो डायबिटीज है इसके लिए घाव नहीं भर रहा है। यस, वेरी कॉमन। लेकिन आपको पता है इसलिए घाव नहीं भर रहा है कि डायबिटीज है इसलिए घाव नहीं भर रहा है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि घाव है और घाव भर भी नहीं रहा है, तो फिर वो एक खतरे की निशानी है। वो कैंसर भी हो सकता है और डायबिटीज भी हो सकता है। सिमिलरली अदर लक्षण जो है हमारे कि ब्लीडिंग है पर रेक्टल पर वेजाइना, गठाने हैं, इंडाइजेशन है, या फिर खांसी आना, बलगम होना। खांसी आना लोग बोलते हैं दमा की हो सकती है, सांस उठना बार बार, रक्त का आना उसके अंदर, लेकिन दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ योर लंग कैंसर। ये हम आने वाली स्लाइड में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत देश में मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाले कैंसर कौन से हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर महिलाओं के लिए, कैंसर ऑफ सर्विक्स, यूट्रस का मुंह होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है, हेड एंड नेक कैंसर जो हमारे कंधे से ऊपर का जो हिस्सा है उसको एक ग्रुप में नाम दे दिया हेड एंड नेक कैंसर, और वो एक्सपोज भी रहता है सनलाइट को। लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर, और प्रोस्टेट कैंसर एज फाउंड मोस्टली इन एज द मेन ग्रो ओल्डर, जनरली वो प्रोस्टेट कैंसर मेन में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में महिलाओं में पाए जाने वाले। अगर हम देखें हमारा पूरा पारिवारिक एक घर है, एक बिल्डिंग बोलो, हमारे शरीर को हम एक बिल्डिंग बोलेंगे, या हमारे परिवार को एक बिल्डिंग बोलेंगे, तो उसका जो रख रखाव है, उसकी जो जिम्मेदारी, उसकी जो नींव है, वो एक नींव जो रहती है वो एक महिला के ऊपर टिकी हुई रहती है। हमारे घर की जो महिला, किसी की माँ है, बेटी है, बहन है, अगर हम देखें तो शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ। आज की तारीख में तो ऑफिस भी संभाल रही है। माय वाइफ इज सिटिंग विद मी, आई सम टाइम अगो आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू यू, सीमा, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड टेकिंग केयर ऑफ माय बिजनेस एट द सेम टाइम। सो महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी अधिक है, और अगर आप देखोगे कि महिला जो अगर बीमार होती है ना तो इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन अगर उसके घर में उसके बेटे को, उसकी बेटी को, या फिर उसको पति को कुछ हो गया, या उसके माँ बाप को कुछ हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है, घर बैठो तो करोगे कि आप चादर तान के सो जाओ,
अगर उसी महिला को उतनी बुखार है तो क्या उसको वही बोलता है आके सो जाओ? कोई नहीं बोलता है। न वो खुद उसको ध्यान देती है। समझो पति ऑफिस चला गया, वो खुद भी उसकी केयर नहीं कर पाती है। तो शी इज नॉट डिजाइन। जो भगवान ने इस महिला को जो बनाया है, जो डिजाइन बनाई है, उसकी डिजाइन ही वैसी है कि वो तत्पर है सदा। चाहे वो भारत नहीं, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यू विल फाइंड द सेम फिनोमिना। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका थोड़ा सा चेहरा कट रहा है ऊपर से। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ या कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इज इट ठीक है? मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से मेरी स्लाइड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नहीं सर, आपके एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। महिलाओं में जो कैंसर की हम बात करते हैं तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसकी अधिकता बहुत पाई जा रही है इस समय भारत देश में। भारत देश में अगर देखा जाए तो महिलाओं में ये कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती ही जा रही है और उसके कई कारण हैं और उन कारणों के बारे में चलिए हम बात करते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम बात करें तो सिर्फ महिलाओं में नहीं, 1% पुरुषों में भी पाया जाता है। सो वी मेन आर आल्सो नॉट लेफ्ट आउट, वी आल्सो हैव टू बी कॉशियस। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है महिलाओं की, इसकी इंसिडेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल पाया जा रहा है कि यंग एज में भी ये कैंसर दिखाई दे रहा है लोगों में। हमने देखा है जब हम लोग कैंप करते हैं तो कई 20 या 25 साल की उम्र की लड़कियां आती है विद द डॉक्टर्स लेटर कि हमें ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट इजीली स्क्रीन डिटेक्टेबल कैंसर। अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर्स आर ऑल, अगर कोई मुझे सवाल पूछेगा कि आर ऑल कैंसर्स इजीली स्क्रीन डिटेक्टेबल, तो मेरा सवाल का जवाब होगा कि नहीं, सारे कैंसर स्क्रीन डिटेक्टेबल नहीं है। लेकिन जो स्क्रीन डिटेक्टेबल कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ देम, सर्वाइकल कैंसर इज अनदर वन ऑफ देम, एंड देन अदर कैंसर्स कम, जैसे एक्सरे में हम लंग कैंसर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब क्या कारण है कि महिलाओं में ये कैंसर पाया जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस क्यों पाई जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? उसका मेन कारण है अर्ली मेनार्क, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मासिक धर्म है। जो अगर आप देखेंगे कि एक उम्र थी, अभी आपने हमारे ग्रुप में जो महिलाएं होंगी जिन्होंने एक 40, 45, 50 साल की उम्र क्रॉस कर ली होगी, तो उन्होंने देखा होगा जब वो बचपन में थे उस समय जो मेनार्क की एज थी, मासिक धर्म शुरुआत होने की एज थी, वो तो थी, वो पहले अधिक थी और अब कम होते जा रही है। वो अर्ली मेनार्क जल्दी शुरू होता है कि अगर ये कॉमन पूरे कम्युनिटी में सब में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज में सबकी ये जो मेनार्क की एज है वो नॉर्मल समझो, अगर 9-10 साल है और आपकी बेटी में अगर वो आ रही है 5-6 साल में शुरू हो गया तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट, स्पीक टू डॉक्टर्स, डू नॉट अवॉइड सच सिम्टम्स। लेट मेनोपॉज, अधिक उम्र तक मेनोपॉज चलना, मासिक धर्म का चलना, ये एक और कारण हो सकता है कि हमें पता है जनरली 45 से 50 साल की उम्र के अंदर मेनोपॉज पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये चल रहा है तो कहीं आप ब्रेस्ट कैंसर के कैंडिडेट तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर माय वर्ड्स, खतरे की घंटी, योर वार्निंग बेल शुड टिकर यू। इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको डराने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इसीलिए बात ध्यान रखना है कि भाई इसमें कुछ अगर गलत है तो हम उसको अर्ली पकड़ सकेंगे तो हम अर्ली ठीक हो सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो है हमारे शहरों में, उसकी वजह है डेट नॉट बेयरिंग एनी चिल्ड्रन। बच्चे पैदा ही नहीं करती है महिलाएं, क्यों? कामकाजी महिलाएं हैं, शादी हुई, एक तो शादी लेट होती है, ऊपर से बच्चे लेट पैदा करती है, वहां तक ठीक है, लेकिन लेट पैदा करना भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। बच्चों को अपना दूध न पिलाना, जो अपना मातृत्व धर्म है वो ईश्वर ने उनको बनाया है कि बच्चों को फीड करना। आप देखिए ये सिर्फ हमारे इंसानों में नहीं, जानवरों में भी वो है। स्तनपायी जीव जितने भी है इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, सब अपने अपने बच्चों को स्तनपान करते हैं। लेकिन अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो हम नेचर के विपरीत जा रहे हैं। तो नेचर के जब विपरीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो हमें हानि पहुंचाता है, और हमारे महिलाओं में ये सब न करना एक स्तन कैंसर का कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस वेरी लॉन्ग टर्म हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी इज गुड ऑल्सो, हार्मोन थेरेपी इज बैड ऑल्सो, लेकिन अगर उसका अधिक उपयोग करेगा, अत्यधिक उपयोग करेगा, कहावत है ना एक अंग्रेजी में, टू मच ऑफ एनीथिंग इज टू बैड। सो अगर हम, व्हाट इज हार्मोन थेरेपी, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन थेरेपी? वी लेडीज, वी पॉप अप पिल्स, टीवी में ऐड आती है यार,
प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए, हाँ चलो आपने संभोग किया, अभी जाओ भाई पिल ले लो, काम खो गया आपका काम, अभी आपको कोई डर नहीं है, मस्त स्वच्छंद जिंदगी जियो। लेकिन अगर उसका अधिक उपयोग करोगे एंड तो वो आपको घातक हो सकता है। सिमिलरली मासिक धर्म के उसको टालने के लिए या दूर करने के लिए, उसको लंबा करने के लिए भी आप पिल्स का उपयोग करते हैं। दीज आर ऑल हार्मोन थेरेपी। सिमिलरली हार्मोन थेरेपीज का और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो, किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर शरीर। अदर कारण आपको नितिन शाह ने भी बताया था, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री से ब्रेस्ट कैंसर में मैं खास बताना चाहूंगा कि आप, आपकी माता या आपकी नानी, ये 2-3 पीढ़ी तक जो है ना, इसका खतरा अधिक रहता है। अगर आपकी नानी को कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर, और आपकी माँ को हुआ है, तो आप डेफिनेटली वेरी वेरी हाई रिस्क ब्रैकेट में है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको लक्षण है, लेकिन आपको वो आपके दिमाग में खतरे की एक घंटी रहनी है कि आपको अपना रेगुलरली ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करना है। जब भी मौका लगे अस्पताल में जाइए, चेकअप कराइए, या फिर कभी हमारे तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास में एरिया में कैंप ऑर्गेनाइज करती है, आप स्क्रीनिंग कराइए। और एवरी ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर अगर आप स्क्रीनिंग कराएंगे तो आपको अपने उस खतरे की घंटी का आभास होते रहेगा कि भाई आप सेफ हैं। अगर आप सेफ नहीं है, आपको पता चल गया, तो इट इज क्योरेबल, इट इज डिटेक्टेबल एंड इट इज क्योरेबल। ऑफ कोर्स मोटापा एंड अर्बन लाइफस्टाइल एक अनदर कारण है ब्रेस्ट कैंसर का, वो कई बीमारियों का कारण होता है। अब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मैं बताऊंगा। हो सकता है ये चित्र आपको थोड़े अजीब लगे, थोड़ा आपको डरावने भी लगे, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये सिर्फ इसीलिए दिखाना चाहता हूं मैं कि अगर आप नोटिस करेंगे कि क्या नोटिस करना है आपको आपके शरीर में क्या लक्षणों को नोटिस करना है। खासकर अगर आप देखेंगे ये पहले चित्र में कॉर्नर में, जहां पर ये मेरा माउस, कैन यू सी दैट माउस पॉइंटर रोटेटिंग ओवर हियर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक व्हाइट चकत्ता सा जैसा बन गया, यहाँ पर लंप, गठान है। एंड इट इज वेरी इजी टू स्क्रीन डिटेक्ट और सेल्फ डिटेक्ट ऑल्सो। देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, SBE। आप उसको अगर गूगल करेंगे तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू स्क्रीन डिटेक्ट, हाउ टू फील योरसेल्फ, कि वहां पे मेरे लंप है क्या। तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा वो पेनफुल है या नहीं है। अगर वो पेनफुल है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और पेनफुल नहीं भी है, पहली बार अगर आपने नोटिस किया और वो लगता है बढ़ रहा है या कुछ है, तो यू मस्ट गो एंड सी योर फैमिली डॉक्टर, एंड दैट फैमिली डॉक्टर आपको फर्दर एडवाइस करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन की। और कोई चीज तो नहीं है, बट दैट शुड रिमेन एज अ वार्निंग बेल। नेक्स्ट फिल्म में अगर, नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो दोनों स्तन के साइज में और शेप में फर्क है। सिमिलरली अगर तीसरे पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे संतरे के छिलके के समान वो डिम्पलिंग आ गई है स्किन के अंदर। जिस तरह से संतरे का छिलका रहता है उसमें देखेंगे, उसी तरह से ये पिक्चर में यहाँ दिखाया गया। अगर ये आ गया तो इट्स अ क्लियर कट साइन कि यू आर अ कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड ऑफ कोर्स नथिंग टू से मोर अबाउट ऑफ दिस काइंड ऑफ, अगर देयर इज अ वुंड है इस पिक्चर में और गठान है, और यहाँ पे बगल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी इट्स मेरे ख्याल से ये देख नहीं सकते हम लोग। इट इज काफी दर्दनाक भी होगा नेचुरली, किसी अगर महिला को ये है तो ये आपको अवॉइड नहीं करना है, न अपनी शर्म लाज की वजह से, लेकिन आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। Why I am not going to next slide? हाँ, अगर आप देखेंगे ये और दूसरे कारण है, निप्पल का इन्वर्शन होना वेरी कॉमन है, बट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली निप्पल्स में से अगर डिस्चार्ज हो रहा है, अभी डिस्चार्ज कई बार कई कारणों से होता है, प्रेगनेंसी में होता है, बट नॉर्मल डिस्चार्ज है, मिल्क डिस्चार्ज है, एंड इट इज, वो स्टॉप भी हो जाता है, दैट इज ओके। लेकिन अगर वो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है या फिर वो अनयूजुअल डिस्चार्ज है, मार्क माय वर्ड्स, अनयूजुअल, असाधारण, आपके शरीर में कोई भी असाधारण घटना हो रही है, आपके शरीर में कोई भी असाधारण बदलाव है, तो आपको अननोटिस नहीं जाना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। आपकी भुजाओं में अगर आप देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों भुजाओं में फर्क है, यहाँ पर एक में स्वेलिंग है और एक में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर लंप देखेंगे आर्मपिट में, यहाँ पे जनरली लिम्फ नोड्स होते हैं, तो लिम्फ नोड्स में गठान आ जाती है यहाँ पे, तो फंक्शनिंग आपकी खराब हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के भी आप कैंडिडेट होंगे, प्लस आप नेचुरली उसके बाद अगर अनडिटेक्टेड है तो फ्यूचर में आप ब्लड कैंसर और बोन कैंसर के भी कैंडिडेट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत खास ध्यान रखनी चाहिए। मैं अगर किसी से बात करता हूँ कि बोले डॉक्टर साहब आपने बोल दिया कि भैया ये असाधारण लक्षण है, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ तक ध्यान रखूं, तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ स्पेसिफिकली महिलाओं से, आपके घर में, सबके घर में मंदिर है, राइट और रॉन्ग। तो आप अगर मंदिर की रोज पूजा करते हैं और आपके मंदिर की आप साफ सफाई रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती, चलो मंदिर में काम करने का, मंदिर में ध्यान लगाने का वक्त नहीं मिलता है, तो वर्क इज हर डेस्क,
वर्क डेस्क जो रहता है, उसकी कामकाज की जो टेबल होती है वो उसका पूजा स्थल है। तो वहां पर उन्होंने जो सामान जहां रखा होता है उनको पता होता है कि जब आप अगले दिन आते हैं सुबह सुबह जब उसका दरवाजा खोलते हैं तो उसमें अगर कुछ भी परिवर्तन होता है ना तो आपकी नजरों से छूटता नहीं है वो। आपने अगर अगरबत्ती और मोमबत्ती और दिया एक जगह पे रखा तो वहां होना चाहिए, वो वहां नहीं है तो दूसरे दिन आपको विदाउट एनीबॉडी टेलिंग वो ऑटोमेटिकली आपके घंटी बजती है, अरे यार ये यहाँ था कहाँ गया। आप नेचुरली सबको पूछोगे अरे मैंने रखा था किसने हाथ लगाया यहाँ पर। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वी हैव टू बी अवेयर ऑफ। अगर आप वो कॉन्शियसनेस अपने दिमाग में अपने शरीर में ले आएंगे तो आप डेफिनेटली इसको जीत सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत आसान है ये सब चीजें करने के लिए, यू डोंट नीड थर्ड पर्सन। आईना अपने घर में है, फुल लेंथ आईना भी रहता है, फुल लेंथ नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो। एसबीई का प्रोसीजर आप सीख सकते हो वीडियो में देख के, एंड देन आप अपना इसको आसानी से पकड़ सकते हो। बट इंपॉर्टेंट, उस अनयूजुअल बिहेवियर को नोटिस करने के बाद अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड देन टॉक टू देम फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अगर वो बोले ठीक है नथिंग टू वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट, क्या गया हमारा, एक कंसल्टेशन फी गई ना। बट अगर वो कुछ है तो वी कैन गेट इट क्योर्ड एएसएपी। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के मैं बार बार बोल रहा हूं, मैमोग्राफी इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज डन बाय द डॉक्टर्स। जब मैं बोल रहा हूं कि आपके डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर विल एग्जामिन एंड देन दे विल मेक अ जजमेंट कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे डॉक्टर नितिन शाह ने बताया था बच्चों के बारे में, वो चेक करते हैं, उन्हें लगता है कुछ नहीं है तो वो उनकी माँ से कोरिलेट करते हैं, ये अनयूजुअल है कुछ तो भी। ये सब तालमेल का खेल है, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली यू कैन screen detect your cancer as early as possible. Yes, genetic testing is also for the women for positive family history is early detection of breast cancer. यानी अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है और हो चुका है या डेथ हो चुकी है तो आप अपनी कैंसर की जेनेटिक स्क्रीनिंग करा लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कैंसर होने के लिए आपके शरीर में क्या संभावना है, आप कौन से लेवल पे क्या रिस्क लेवल पर आप आते हैं, जिससे आपको कितना ज्यादा कॉशियस रहना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आज की तारीख में अगर देखें तो बम्बई जैसे शहर में जो जेनेटिक टेस्टिंग पहले 15-20 हजार रुपए की होती थी, नाउ द कॉस्ट हैज कम डाउन टू क्वाइट अ लो एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो। According to my knowledge, these genetic testings have come down to almost a cost of sometimes 2 to 2,500 rupees. Breast cancer screening का most commonest thing is मैमोग्राफी की वैन हम लोग कस्तूरी फाउंडेशन में लाते हैं। आपकी भी संस्था अगर कभी कहेगी तो वी ऑर्गेनाइज द कैंप एट योर प्लेस, वी विल do it in a very systematic manner. Specifically in October month we talk about breast cancer awareness. Due to this COVID month, you know, this because the COVID year rather I would say कि हम लोग ये अक्टूबर में इतना सेलिब्रेशन ना कर सके, लेकिन जितनी भी हमारे कस्तूरी फाउंडेशन की महिलाएं जो यहाँ पे आपको उपस्थित दिख रही है, लीना जी, स्वीता जी, भावना जी, और भी कई है, मैं नाम अगर देखना चाहूंगा तो मुझे कई नाम दिखेंगे। आई थिंक देयर वाज नीता शाह एंड देयर आर मेनी मोर लेडीज आर देयर हु आर सरोज पसारी माय एल्डर सिस्टर, और ये सब एक्टिव मेंबर्स हैं जो अक्टूबर मंथ में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ऑफिसेज में जाके कार्य करते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि मेरे यहाँ पर शर्ट के ऊपर एक पिंक रिबन मैंने लगा रखा है, ये उसकी देन है। यू सी दिस पिंक रिबन, ये हमें याद दिलाते रहता है कि भाई यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। व्हेन पीपल आस्क व्हाई आर यू वेयरिंग pink ribbon, I can talk freely with that person कि भाई why I am wearing, now I can explain him what that person has to take care about breast cancer, so that वो अपने परिवार में जाके उसकी अवेयरनेस दे और उसके परिवार को अगर होने वाली संभावना है कैंसर की तो उससे बचा सके। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, कई लोगों में एक गलत भावना है कि मैमोग्राफी में दर्द होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अगर आप रजिस्टर ना करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दर्द ना होगा। यहाँ पर अगर आप एक्सरे देखेंगे, दिस इज अ नॉर्मल एक्सरे वेरी क्लीन, लेकिन वही एक्सरे इट्स अ वेरी सिंपल। इस जो मशीन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्तन को प्रेस किया जाता है, बट इट इज नॉट पेनफुल, डू नॉट रजिस्ट, एंड वो आपके एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस में दोनों फॉर्मेट में उसके आपके स्तन की एक्सरे निकालते हैं और इस तरह की गठान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये इस तरह की गठान और लंप या उनको पता चल गया कि है आपके स्तन में, देन डॉक्टर्स विल सेंड यू फॉर
फर्दर डायग्नोसिस। इसके पहले डॉक्टर आपके स्तन को फिजिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेज इज एक्सरे एंड द थर्ड स्टेज इज देन थर्ड स्टेप इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के बाद में अगर फिर उनको कंफर्म हो गया ये है, देन डॉक्टर विल रिकमेंड यू फॉर पेट स्कैन्स। दूसरा बहुत कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर है गर्भाशय के मुंह का कैंसर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। जनरली पाया जाता है गांवों में, बिकॉज उसका मेन कारण है हाइजीन और एचपीवी इन्फेक्शन, रिपीटेड जेनिटल इन्फेक्शन, पुअर हाइजीन है, सेक्सुअल अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। आप बोलेंगे यार ये कैसे हो सकता है, यहाँ शहरों में एजुकेशन है तो इसलिए नहीं है, लेकिन गांवों में चाहते न चाहते हुए भी जबरदस्ती भी ये प्रकार की एक्टिविटी हो जाती है। मल्टीपल शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी, मल्टीपल शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन इन विलेजेस। आप देखेंगे एंड स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कम्युनिटीज इफ यू सी मल्टीपल, एक एक महिला ने 10-10 बच्चों को जन्म दिया है। हम देखेंगे हमारे ऊपर की जनरेशन है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर तो हमारे परिवारों में भी पाया जाता था कि 8-8 10-10 बच्चे एक परिवार में हो रहे थे। लेकिन अगर उन्हीं परिवार में बच्चों में अगर एक साल के अंतर में अगर बच्चे पैदा करेंगे तो डेफिनेटली वो तो हाई रिस्क ब्रैकेट में आ गए थे सर्वाइकल कैंसर के। सो दिस इज व्हाट वी रिफर टू मल्टीपल शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी, जो विलेजेस में प्रिडोमिनेंट है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज में प्रिडोमिनेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी सी अ पर्टिकुलर कम्युनिटी more incidence of these kind of cancers, breast cancer and cervical cancer, even in cities like Mumbai. Other reasons are multiple sexual partners and unprotected sex, again which is more predominant in all the strata of society, even in city like Mumbai. Of course villages में तो रहता ही रहता है। Low immunity, लो इम्यूनिटी जो है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इसके बारे में आई थिंक एवरीबडी नोज कि ये हमारी महिलाओं में क्यों होता है। फिर भी मैं इसके कुछ फिगर्स आपको बताना चाहूंगा कि मैं कई संस्थाओं से जहां जुड़ा हूं, आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप, एक माटुंगा में एसएनडीटी करके वुमेन्स कॉलेज है, आप सबको पता होगा, वहां पर जब हम ब्लड डोनेशन कैंप हर साल आयोजित करते हैं और उसमें 400 लड़कियां सामने ब्लड डोनेशन के लिए आती हैं, और जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो सिर्फ 50-60 लड़कियों का कर पाते हैं। उसका मेजर वजह यही होता है कि ये लो इम्यूनिटी। और लो इम्यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि शायद लड़कियां खान-पान बराबर नहीं करती हैं, शायद लड़कियां पतला होने के लिए खान-पान कम कर देती हैं, या फिर उसके और कई कारण होंगे, बट ये लो इम्यूनिटी एक वजह होती है जिसकी वजह से वो ब्लड तक डोनेट नहीं कर पाती है। तो सोचो जब ब्लड ही नहीं है शरीर में तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी। जैसे नितिन भाई ने बताया था कि ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है, आपके प्लाज्मा प्लेटलेट्स है, अगर वो सब गड़बड़ होंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कई फिगर्स को हम लोगों ने पीले रंग में दिखा रखा है, येलो कलर में। स्मोकिंग इज कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल द काइंड ऑफ कैंसर्स, इजंट इट? स्मोकिंग जो आज की तारीख में गाँव में बीड़ी पीते हैं, शहरों में महिलाएं जो सिगरेट पीती है, बात तो एक ही, खाली नाम बदल गया। तो बट nevertheless, this kind of cancer is more popular in rural population. Cervical cancer के sign and symptoms क्या है? Pain or bleeding during or after intercourse. अगर ये बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, remember my words, unusual. नॉर्मल कुछ पीरियड के लिए होना स्वाभाविक है, बट अगर ये रेगुलर में आपको कंटिन्यूस होते जा रहा है, then there is something wrong, unusual behavior. Again, unusual vaginal discharge, spotting of blood or light bleeding अदर देन द ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल मासिक धर्म के अलावा अगर आपको यूरिन पास करते समय या अगर अदरवाइज भी आपको ब्लड आ रहा है, ब्लड की स्पॉटिंग हो रही है, तो यू हैव टू बी कॉशियस, आपकी खतरे की घंटी बजनी चाहिए, एंड यू हैव टू बी विजिटिंग योर डॉक्टर कि कहीं आप सर्वाइकल कैंसर के कैंडिडेट तो नहीं है। रिमेंबर, कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, इवन मोर इट इज प्रिवेंटेबल प्रोवाइडेड वी टेक केयर ऑफ दीज साइंस एंड सिम्टम्स। Yes, again, January is a cervical cancer awareness month all over the world, and we all at Kasturi also try and celebrate and try and make people aware about cervical cancer in that specific month as well. These are a few pictures. This is a picture of a healthy cervix. गर्भाशय का मुंह है, हेल्दी गर्भाशय का मुंह है, लेकिन अगर वही इन्फेक्शन है उसको विच इज कैंसरस गर्भाशय अगर हो गया है तो आप देखेंगे उसके मुंह पे इस तरह से घाव आ जाएंगे, उसके मुंह पे इस तरह से सिस्ट आ जाएगा। सिस्ट यानी सिस्ट धीरे धीरे फाइब्रोसिस कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है और सिस्ट में कन्वर्ट होता है और फिर गठान बन जाती है, एंड देन वो उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसमें दर्द भी होता है।
उसकी डिटेक्शन की अर्ली स्टेजेस है, ये मिड स्टेज का पिक्चर है, ये लेट स्टेजेस का, थर्ड फोर्थ स्टेज का पिक्चर है। दिस इज अ रियल पिक्चर। ये ऊपर के जो पिक्चर दिखाए हमने ग्राफिक्स है, खाली कंप्यूटर ग्राफिक्स है, बट व्हाट यू सी हियर इन द बॉटम इज एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ सर्वाइकल कैंसर अफेक्टेड यूट्रस। सो व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी स्क्रीन? इस सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है? बेस्ट वे टू स्क्रीन इज पेप्समियर। पेप्समियर टेस्ट जो है वो होने वाले कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेजेज में पकड़ लेता है, अर्ली स्टेजेज में पकड़ लेता है। और कहा जाता है कि अगर आप इसको हर अल्टरनेट डे, हर अल्टरनेट ईयर में 3 बार अगर आपने चेक कराया और 3 बार में आपका ये क्लियर आया है, तो आगे आने वाले सालों में आपको कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ये कहा जाता है। और ये डॉक्टर के पास स्टैटिस्टिक्स है। तो आई request all of you to follow this pattern. Get yourself a screen for cervical cancer at least 3 times every alternate year. That is why Kasturi has given a slogan, service your cervix regularly. Another way of cervical cancer screening is HPV screening होती है. There is another test which has come out, जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट लेकिन वो that is something similar to genetic test. बट वहां पर भी हम लोग आने वाले कम से 15 से 20 साल या 50 साल आपको आगे आने वाले सालों में इसको पकड़ सकते हैं आज की तारीख में कि आप सर्वाइकल कैंसर के कैंडिडेट हो या ना हो। जिसे कहते हैं HPV स्क्रीनिंग। अब उसके रोकने का क्या उपाय है? उसका सबसे बेस्ट उपाय है HPV वैक्सीनेशन। उसके निदान, उसके रिसर्च इतनी ज्यादा एडवांस स्टेज में बढ़ गई है कि इट इज बिकम वेरी इफेक्टिव नाउअडेज। बट हाउएवर वी आल्सो सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर को मिलिए एंड डॉक्टर की एडवाइस पर HPV वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन ये हर किसी महिला के लिए HPV वैक्सीनेशन नहीं है। इट हैज टू बी गिवन बिफोर एंड बिफोर द फर्स्ट इंटरकोर्स by a lady or a girl, I would say, कि before the first intercourse she has to take this injection, and इसका कुछ periodical होता है, depending upon the age and depending upon the condition, डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कितने साल तक, 2 या 3 साल तक उन्हें रिपीट ये इंजेक्शन लेना पड़ता है, सो दैट आने वाले सालों में उसकी सर्वाइकल कैंसर की संभावनाएं एलिमिनेट हो जाती है। जैसे आज कोरोना काल में हम वेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, कोरोना के लिए वैक्सीन आएगा तो जब आएगा तो हम लेंगे और आगे हमारे को कोरोना का खतरा ना होगा। So let's wait for that vaccine, but कैंसर के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, आप डॉक्टर की एडवाइस पर इसका फायदा उठा सकते हैं। हेड एंड नेक कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर हेड एंड नेक पुरुषों में पाया जाता है। स्मोकिंग जिसका कारण है, शराब उसका बड़ा कारण है। महिलाओं में भी पाया जा रहा है, तंबाकू खाना, तीखा खाना, स्पाइसेस है, दांतों का नुकीलापन। मैंने लक्षण में बताया था कि दांतों के नुकीलेपन से दांतों में दर्द होता है। अगर दांतों को दर्द को हमको सहते रहते, हमें पता ही नहीं रहे कि हम हमारे जामे मुंह के अंदर कैंसर हो गया है। सनलाइट स्किन के कैंसर का कारण बन सकता है। वी हैव पुट इट इन हेड एंड नेक कैंसर लिस्ट बिकॉज इन इंडिया वी आर मोस्ट एक्सपोज टू सन, बिकॉज सन यहाँ पे काफी ब्राइट है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग, और हमारी जो exposed part of the body है, that is generally the face. Most of the time, most of the body is covered. Sunlight is more harmful in countries like USA and Europe, जहाँ पर वो लोग सन बाथिंग के लिए जाते हैं without wearing anything, and उनकी स्किन पहले ही व्हाइट है। हम लोगों की स्किन में ऑलरेडी पिगमेंटेशन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन रेज से, लेकिन वो फॉरेनर्स जो है, यूएसए के जो सिटीजन हैं या यूरोपियन कंट्रीज में है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो वी आर नेचुरली blessed and protected by the sunlight. Other reason for head and neck cancer could be sexually transmitted disease, that is HPV or low immunity. Low immunity, remember again, it is another reason for becoming a candidate for these kind of cancers. These are few pictures, different names what we have shown over here. White patch, अगर आप खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं। मैंने बोला सेल्फ स्क्रीनिंग इज द बेस्ट। खतरे की घंटी आपको यहीं से मालूम पड़ेगी। रोज आप ब्रश करते हैं, आईने के सामने खड़े रहते हैं, यू मस्ट नोटिस अरे कुछ बदलाव है क्या। यहाँ देखेंगे इसकी जीभ पे व्हाइट पैच आ गया है, यहाँ पर जीभ पे गठान आ गई है, यहाँ पे अगर देखेंगे गम्स में गठान आ गई है। अगर इस पार्ट में देखेंगे यहाँ जीभ के ऊपर ब्लैक पैच आ गया, ब्लैक पैच अगर दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ मेलानोप्लाकिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गले में अंदर की तरफ में है ना सूजन आ गई है उसको, जहाँ पे गले में उसको फाइब्रोसिस होगा तो सूजन आएगी और गला लाल हो जाएगा, and he may not be able to open the mouth very well. That is also known as submucous fibrosis.
क्या साइंस एंड सिम्टम्स अगर मैं वर्ड्स में उनको डालना चाहूंगा पिक्चर्स के अलावा, तो नॉन हीलिंग अल्सर, मुंह में होने वाला घाव जो भर नहीं रहा है, गले के अंदर स्वेलिंग आ जाना, सूजन होना, गर्दन में स्वेलिंग होना, मुंह का पूरी तरह से न खुलना। शायद आपने नोटिस किया होगा, पहले आपका मुंह पूरी तरह खुलता था लेकिन अब नहीं खुलता है। आपको बार बार खांसी होना, बार बार बलगम होना। आप सोचेंगे यार ये तो तपेदिक की निशानी है या दमा की निशानी है, ये तो टीबी का निशानी है, बट इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर ऑल्सो। लंग कैंसर कैन बी अ रीजन फॉर दैट। गले में वॉइस का बदलना है। Another reason is weight loss or loss of appetite. Remember, Dr. Nitin Shah has told specifically for children, weight of loss or loss of appetite. बलगम के अंदर खून का आना, अगेन टीबी का निशानी भी हो सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। कुछ और पिक्चर में यहाँ पे आपको बताऊंगा जो आपको डराने के लिए नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि भाई ये हो सकता है। तो अगर हम उसको नोटिस करें तो हम आने वाले सालों में हेड एंड इसके मुंह में होने वाले कैंसर्स को अवॉइड कर सके। यहाँ देखेंगे गाल में, गम में, यहाँ पे उनको गठान है, लेकिन ये अभी तक मुंह के अंदर वाली गठान का पिक्चर था, यहाँ पे मुंह के बाहर ये गांठ आ गई है। डेफिनेटली ये महिला तंबाकू खाती है और उसकी वजह से वो मुंह में जो तंबाकू दबा के रखने की आदत होती है लोगों को, उसकी वजह से उस एरिया में ये जो तरह तरह के बदलाव आते हैं वो हो जाते हैं, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, और वो आपके आने वाले सालों में कैंसर का खतरा बन जाते हैं आपके जिंदगी में। अगर हम यहाँ देखेंगे हेड एंड नेक के कुछ गले के अंदर हमने बात किया था, गले में अंदर सूजन है, बट लेकिन ये यहाँ पर बाहर की तरफ एक सूजन और गठान जैसा आ गया है। इफ यू सी ऑल दिस थिंग, इसको ये जो यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया है गले में इस महिला के और इस पुरुष के, यहाँ पर दीज आर अननोन प्राइमरी। जनरली इस तरह के सिम्टम्स आते हैं वो सेकेंडरी या टर्शियरी होते हैं। यानी अगर इस सिम्टम को आप नोटिस कर रहे हैं तो आपके शरीर में और किसी भाग में ऑलरेडी कैंसर पनप गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और वे सेकेंडरी और थर्ड स्टेज में पहुंच के दूसरी जगह पर शरीर के दूसरे भागों में दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है। then definitely you are in a third stage or fourth stage of cancer. तो आपको ये भी लक्षण अगर आए हैं तो इग्नोर ना कीजिए। Still, as I mentioned earlier, third stage is also curable in today's date. If you're in, even if you're fourth stage, you can definitely live on quality life. So nothing to worry about it, but do not ignore such symptoms. Yes, thyroid problems है, अगर thyroid की problems untreated जाती है, it can be reason to for many of the disease in the body, but thyroid cancer can also be one of the symptom which you can see in your body. How do we do it? Again and again, I've been repeating self-examination of oral cavity, cancer screening at the camps whenever you do medical health checkup, and specifically targeted towards cancer. तो जो surgeons और जो doctors होते हैं, वो आपके शरीर में होने वाले इन बदलावों को नोटिस करेंगे आपके मेडिकल हिस्ट्री और रिकॉर्ड के साथ में। जब वो नोटिस करते लिखते हैं तो उनके साथ में कंपेयर करते हैं कि पहले ये नहीं था और अब है। वो आपको नोटिस करके उसके बाद में आपको जजमेंट देंगे कि आर यू रियली अफेक्टेड बाय, कैन दिस सिचुएशन बी कैंसरस और नॉट, और जस्ट कैन बी ट्रीटेड, जस्ट एक नॉर्मल गठान है, एंड इट कैन बी इग्नोर और इट कैन बी ट्रीटेड एंड नथिंग टू वरी अबाउट इट। Most important part of this now is lung cancer. Mamta ji, do we have time? Shall we continue? Or I can sum up? थोड़ा सा अगर अपन थोड़ा शॉर्ट में करके आप वाइंड अप करेंगे तो अच्छा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी नॉलेजेबल आप बता रहे हैं। तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट धीरे धीरे कम ना हो जाए। तो मैं रैप अप करूंगा वेरी क्विकली। ओके, लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, एक्सपोजर टू रेडॉन है। जो ऊपर वाले जो लक्षण है स्मोकिंग मेनली और पॉल्यूशन है, वो मेन कारण है हमारे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में लंग कैंसर का। गांव में जहाँ पर फैक्ट्री थी, एस्बेस्टॉस की जो सीलिंग शीट्स बनती है उसकी जो फैक्ट्री होती है, तो शहरों में नहीं, पहले शहरों में थी, शहरों से निकाल के सरकार ने गांव में भेज दिया। अब वो गांव में उस आसपास में रहने वाले लोग या उस पर काम करने वाले लोग लंग कैंसर के शिकार होते हैं। और तंबाकू एक बड़ा कारण है जो लंग कैंसर का कारण होता है। सिम्टम क्या होते हैं? परसिस्टेंट कफ आना, वापस अनयूजुअल बिहेवियर, कफ होना, गले में वीजिंग साउंड आना, सांस उठना, जो दमा की भी निशानी है, स्पटम जो आपके बलगम में खून का आना, अगेन तपेदिक का निशानी है। लेकिन आप इन सबको अगर नोटिस करेंगे तो आप आने वाले दिनों में लंग कैंसर की संभावना से बच सकते हैं। So how do we prevent lung cancer? Major reason is smoking. So what do we do? Be smart. Don't even start the smoking. लेकिन क्या है, अभी स्मोकिंग तो स्टार्ट कर देते कई लोग, आप नहीं करते तो दोस्त करते हैं, परिवार वाले करते हैं। लेकिन अगर आप क्या करोगे, नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? This is what is going to happen.
one day you will see this smoking. So what do we do? Stop today and stop now, or you will be lying in the deathbed of made of these cigarettes. And it's very easy to leave these cigarettes. एक और तरीका, एक और हमेशा सवाल में हम लोग स्लाइड्स में नहीं रखते, जनरली मैं बात करता हूँ कि स्मोकिंग से कैसे बचा जाए. कई लोग बोलते हैं कि यार मैं तो स्मोक नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे बचूं? यस, दैट इज वेयर मैंने एक्टिव और पैसिव की बात की ना. हम लोग जो स्मोक नहीं करते हैं वो पैसिव स्मोकर होते हैं, और हमारे मित्र या हमारे परिवार में कोई अगर स्मोक करता है तो वो एक्टिव स्मोकर है. तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया आप जाके दूर, या तो बंद सिगरेट पीजिए ही मत, छोड़ दीजिए. छोड़ नहीं सकते तो आप बाहर जाके पीजिए. आप देखेंगे होटल कॉर्नर्स वगैरह में कई जगह पर वो सिगरेट के अलग चेम्बर्स बनाए हैं कि उधर ही जाके आपको सिगरेट पीना है. नॉर्मल जगह पे, कॉमन जगह पर सिगरेट नहीं पी सकते हो. तो यहाँ पर, लेकिन हमारे घर में तो वो परिस्थिति नहीं होती है, हमारे सोसाइटी में वो परिस्थिति नहीं, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे से दूर चले जाइए. फिर भी वो व्यक्ति नहीं जा रहा है तो हमारे पास हमारे पैर तो हैं, हम उठ के वहां से चले जाइए. वी विल नॉट बी अ कैंडिडेट ऑफ पैसिव स्मोकिंग एंड वी कैन अवॉइड लंग कैंसर इफेक्ट. प्रोस्टेट कैंसर ये पुरुषों में पाए जाने वाला कैंसर है. आई थिंक वी कैन अवॉइड डिस्कशन ऑफ दिस कैंसर, एंड जनरली फैमिली हिस्ट्री और ये है, एंड इट इज मोस्ट क्योरेबल कैंसर, नथिंग टू वरी अबाउट इट. कुछ सिम्टम्स हैं जो यूरिन से हेजिटेंसी और अर्जेंसी टू पास यूरिन और इंटरमिटेंट यूरिनरी स्ट्रीम होती है. यूरिन का पास करने का स्ट्रीम स्लो हो जाता है, और खून का आना सेमाइनल फ्लूइड में, या फिर लोअर लिम्स में स्वेलिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, ये एक प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ा देता है. हमारे सभी कैंप में या किसी भी कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग इज वेरी सिंपल. डिजिटल पर रेक्टल एग्जामिनेशन से या सेरम पीएसए लेवल्स की टेस्टिंग से वो प्रोस्टेट का लेवल्स चेक कर लेते हैं, एंड डॉक्टर्स कैन फील बाय इंसर्टिंग अ फिंगर इन द रेक्टम साइज ऑफ द prostate, which is nothing but like, एक अखरोट के समान रहता है, and they can make out whether it is extra grown, overgrown or not. And with that, it is treatable by the way of surgery. It is very easy, nothing to worry about. Other cancers are like bone, blood, but these are not screen detectable, not easily screen detectable cancers. So we will not talk about it. And let's focus. I think I'm done with almost every part of the cancers. Modalities are, yes, surgery, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, hormone therapy. I had mentioned earlier, hormone treatment, hormone pills आप लेते हैं, जो treatment के समान treatment के लिए लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस पर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. Otherwise, it may become dangerous also for you. Of course, bone marrow transplantation is there, which is a treatment for your blood cancer or lymphoma. So doctors decide करते हैं either one or a combination of it. Generally, it is combination of each cancers, each treatments for the cancers. So I am done. The question remains: are all these cancers preventable or detectable on screening? Answer is no. Each cancer has many risk factors. But again, the question comes: is cancer infectious? So I would say it is no. Cancer is neither infectious nor contagious. That is why it is people like us who are able to go to these people like Mahendra Bhai, who go to the people and meet them. कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाऊंगा, उसको इमोशनल सपोर्ट तो दे सकता हूँ, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं देता हूँ तो इमोशनल सपोर्ट तो दे सकता हूँ, उसकी हिम्मत तो बढ़ा सकता हूँ, और वो करके उसको कैंसर जीतने में सहायक बनते हैं. So I am almost done with this part of my presentation, and thank you very much. As I said, I always say that this is just a beginning to spread awareness about the cancer, because we have not reached to the millions of population today. We are reaching in 50s, 100s. What we need to stop installing cancers. Can we make an effort? Yes, together we can. We shall. We can be a medium in making a difference in life of the people. One day, cancer will be just a zodiac sign. Thank you very much. Thank you, Mamta ji. Yeah, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ही डिटेल में सारी चीजों की जानकारी आपने दी. मैं समझती हूँ कि शायद ही किसी के मन में कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, लेकिन यदि बचे होंगे तो आप चैट बॉक्स में डालिए. अगर समय रहा तो हम जरूर एक आध लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भावना बहन से रिक्वेस्ट करूंगी. I will stop sharing the screen. कि भावना बहन जल्दी से आप बताइए कि आपकी जो कस्तूरी फाउंडेशन की भावी योजना, जो आगे की प्लानिंग है, वो क्या है, इस बारे में थोड़ा फटाफट से बताइए. हमारे पास 5 मिनट ही समय बाकी रहा है, तो प्लीज आप जरूर से बताइए. भविष्य में हम लोग अभी तक जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज एक्चुअली कर रहे हैं. 12
से 13 प्रोजेक्ट हमारे एक्टिव है। उसमें ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ी एक्टिविटीज नहीं चल रहे हैं, पर जो मॉनेटरीली जो हम लोग सहाय कर सकते हैं वो सब एक्टिविटीज अभी चालू है। और जैसे ही प्रमोद जी ने बताया, जस्ट वन डे कैंसर विल बी अ ज़ोडिएक साइन, वो मोटो हम लोग सच करने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते जाएं, अच्छे कार्यों में आपको सफलता मिलती जाए, कभी कोई बाधा ना आए और बहुत से सहायता के हाथ अपने आप तक पहुंचे, आगे बढ़ते जाएं। मैं स्मिता से अनुरोध करूंगी कि किस तरह से आप ये जो सहायता के हाथ है इनसे अनुरोध करेंगे कि भाई हमारे एनजीओ से जुड़िए और हमारी एनजीओ की हेल्प करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू ममता जी। अत्यंत मुझे खुशी है कि आज आपने ये सेशन, बहुत महत्वपूर्ण सेशन लिया है हमारे कस्तूरी फाउंडेशन का। और उसमें आप जानते हो जैसे कैंसर अवेयरनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अर्ली डिटेक्शन हुआ तो ही कैंसर क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग जगहों पर, कॉर्पोरेट्स है, सोसाइटी है, संस्थाएं है, महिला मंडल है, स्कूल्स कॉलेजेस है, वहां पे ये सब हम लोग लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस देते रहते हैं। हर 2 महीने हम लोग अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप्स रखते हैं, जिससे सारी महिलाएं और मेन का स्क्रीनिंग होता है। और वहां पे भी हम लोग ये प्रेजेंटेशंस रखते हैं जहाँ पे उनको जानकारी मिल सके। और उसके बाद हम लोग जो जैसे बताया आपको, अक्टूबर इज द इंटरनेशनल मंथ ऑफ कैंसर अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट। तो हमारी पूरी टीम, सभी लेडीज टीम, वो पिंक रिबन लेके हम लोग निकलते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है अक्टूबर नवंबर में एग्जीबिशंस बहुत सारे होते हैं, तो परमिशन लेके अपने जीवों में भी कई बार ये लोग आए हैं। तो जितने लोग आए हैं मतलब विजिट करने को, सबको पिंक रिबन पहनाया है। तो एक अवेयरनेस के लिए चालू किया था। और दूसरा मुझे बताना था, हम लोग जैसे आपको बताया था, अगर आपकी सोसाइटी बड़ी है या 50 लेडीज है जिसको स्क्रीनिंग कराना है ब्रेस्ट कैंसर का, तो आप हमको रिक्वेस्ट डालिए। हम मोबाइल वैन का वो हम लोग अरेंज करेंगे और मैमोग्राफी का आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा सारी लेडीज का, और पूरे फ्री में करेंगे। और बस दूसरा मुझे खाली एक थैंक यू बोलना था आप सभी को। ममता जी स्पेशली आपको, आप जीतो भाईखला चैप्टर के प्रेसिडेंट हो, आप जीवो साउथ मुंबई के प्रेसिडेंट हो, राकेश जी संघवी जी प्रेसिडेंट ऑफ जीतो भाईखला चैप्टर, हमारे दीपिका बेन जी सेंट्रल चैप्टर के प्रेसिडेंट, और महेंद्र जी जो आज इतना समय निकाल के पधारे हुए हैं, और सारी महिलाएं जिन्होंने उत्सुकता से ये अटेंड किया है। मैं आप सभी को ये कैंसर के लिए सोसाइटी के बदलाव लाने में हमारी कस्तूरी फाउंडेशन की सहायता करने की अपील करती हूँ। कोई भी टाइप की अमाउंट फंडिंग होगी, बहुत हम लोग स्वीकार करेंगे। आपको एपीजी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आप लोग डोनेट करते हो तो। और कहीं भी कैंसर अवेयरनेस का जरूरत है कोई भी संस्था में, आप हमें जरूर याद कीजिए, हम अवश्य आएंगे और आपसे जुड़ जाएंगे। Thank you so much for this lovely session that you have organized, and I also thank कस्तूरी फाउंडेशन के हमारे प्रेसिडेंट भावना जी, प्रमोद जी दालमिया जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और नितिन जी डॉक्टर जिसने इतने समय निकाला, और हमारे सारी के लिए मैं रेखा मनोज जी से अनुरोध करूंगी कि वो जो थैंक्स गिविंग है वो करे, फिर हम अपना वाइंड अप करेंगे। रेखा मनोज जी। जय जिनेंद्र सबको। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी, अपने आप को स्पॉटलाइट में डालिए। मिता जी, भावना जी और कस्तूरी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारे यहाँ आकर सबको कैंसर के अवेयरनेस के बारे में बताया। और महेंद्र जी का स्पेशली थैंक यू, जिन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमारे बीच में आए और सबको कैंसर के बारे में बताया, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी था। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ये रेखा जी मुनोत है, हमारे भाईखला चैप्टर की जान है और बिल्कुल मेरा राइट हैंड है। हमारी पूरी कमेटी मिलजुल कर हम सब कार्य करते हैं और आज के प्रोग्राम के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे।
प्लीज आप म्यूट रखिए। पहली बार हम कैंसर करने जा रहे थे तो हमारे मन में भी बहुत उत्सुकता थी। हमारे साथ रिंकू संघवी है, हमारी प्रियंका कोठारी है और बहुत सारे हमारे पूरे कमेटी के मेंबर मुझे दिख रहे हैं। और विशेष रूप से मैं प्रमोद डालमिया जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आपने इतने डिटेल से और इतनी सूक्ष्मता से समझाया कि मैं सोचती हूँ किसी के मन में शायद ही कोई क्वेश्चन बचा होगा कि हमें वो पूछना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा किया और बहुत ज्यादा इससे लोग लाभान्वित होंगे। और क्योंकि ये वीडियो जैसा बनेगा तो हो सकता है कि जो आज नहीं भी देख पाए हैं हम उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपका और कस्तूरी फाउंडेशन का, पूरी कस्तूरी फाउंडेशन का, भावना बहन का, स्मिता का और दोनों डॉक्टर साहब का बहुत 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 धन्यवाद। और अब हम जीटो भाई कल्ला लेडीज विंग की तरफ से विदा चाहते हैं। थैंक यू। हमारी तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। जी मिच्छा। थैंक यू। महेंद्र भाई आप कुछ बोलेंगे तो बोलिए, महेंद्र भाई का बोलना बहुत जरूरी है। नहीं, प्रमोद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। एंड वी रिक्वेस्ट यू के ताराचंद बापा में कुछ बड़ा काम कीजिए हमको लेके साथ में। सर करेंगे, देखिए ना कैसी ऊपर वाले के आदेश होती है, सब होगा, जरूर होगा। वी लव टू डू इन सर्जिकल पार्ट में वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो समय आता है ना। थैंक यू ममता जी। एक बार क्लिक होएगा तो फिर बड़े जोर शोर से भिड़ जाएंगे सारे लोग। थैंक यू वेरी मच ममता जी। Thank you very much for inviting us. For everything. Thanks for coming. Thanks for attending. Okay.